मुख्य परीक्षा क्लास में आपका स्वागत है। ये यात्राएं ऐसी ही जारी रहती हैं। जय हिंद भैया, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। हाँ हाँ, बस बस बस। तो मैं ऐसे मौके पर आपके साथ हूँ इत्तेफाक से कि जब आपका प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है, तो अभी आपके पास दो चैलेंज है। एक तो है कि क्लास करो, और दूसरा है कि अब की अगर ना निकला तो लाठी से मारे जाओगे, ध्यान देना। अभी तो इस बार ठीक है, कुछ कोई दिक्कत नहीं। तो अभी से थोड़ा सा सुधार करते रहिए। दोबारा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने आपको कहीं देखा, मेरा नाम सुनील शुक्ला है। देखते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है। क्लियर बताने के लिए कि मैं विज्ञान और तकनीकी पढ़ाने वाला हूँ। अभी तक जनरल साइंस पढ़ाया था आपको। तो थैंक यू भाई, थैंक यू। आप तनाव खत्म लगने वाला है। ऐसा नहीं है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। अर्चना यादव, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा। हाँ हाँ। अभी कुछ लिखा है कि नहीं? अरे पागला, हेलो, आप ही लिखा डालेंगे, है ना? ये कुछ ज्यादा तेज नहीं चल रहे हैं? ठीक। तो ये बताओ कि कितने लोगों का मेंस इस बार है? 71 का, बहुत कम। और कितने लोग 72 का प्री दे रहे हैं? बहुत ज्यादा, दोनों बहुत ज्यादा। तो अब ध्यान देना कि पहले तो, हाँ बंद करो भाई, बंद करो, बैठो आराम से। पहले तो प्लान ये करना है कि हमें ज्यादा फोकस अभी प्री की तरफ करना है ना? तो अभी आप केवल क्लास जो आ रहे हैं, कितनी क्लास चली इस समय? दो, एक चल चुकी हुई है, ये दूसरी है। तो लगभग आपका दोपहर तक मामला खाली है। और यहाँ आप छूटेंगे 8 सवाल जो भी छूटे। हाँ, मैं जाना पहचाना लग रहा हूँ। ये तो सटायर बोल रहे हैं, कह रहे हैं आप तो जाने पहचाने लग रहे हो। हाँ, मैं था पिछले साल आपके साथ था, मैंने इसी साल था। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था। एक साल हो गया। अच्छा, पिछले साल था। अच्छा हाँ, अभी तो फरवरी आ गया ना। हाँ 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 हाँ, 2025 में आपके साथ था। कुछ यहाँ तो दो तीन बैचेस से लोग बैठे हैं। हाँ, ये कैसे इसमें आ गए? आधे आधे ऑनलाइन चले गए ना। अ, ये बड़ी शानदार से, मुझे 12 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो इन 12 सालों में मैंने बहुत इस तरह की यात्राएं देखी हैं कि किसी का कोचिंग आना और कोचिंग पूरा कर जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार होता है। तो जैसे इसके पीछे कई सारे पॉइंट हैं, जिनमें से 50% पॉइंट आपके हैं, 50% आपकी स्थितियों के हैं। कई बार आदमी घर लौट जाता है, कई बार आदमी संघर्ष में नहीं आगे बढ़ पाता, लेकिन ये आप ईश्वर का धन्यवाद दें कि कम से कम आप इस हालात में हैं कि आपने प्रीलिम्स भी किया है और आप अब मुख्य परीक्षा के लिए नोट्स वगैरह बना रहे हैं। तो कॉपी में लाए हो? हाँ। हमारा जो विषय है वो ऐसा है कि आप इसमें अभी कुछ नहीं जानते हो, लिटरली बताएं तो। जनरल साइंस में तो आप सब कुछ जानते भी थे, और जो भी मैंने बताया वो आपने जाना भी। और सब हाँ, देखो, दो तीन सवाल आपकी तरफ से आए हैं, उनका हम उत्तर देंगे। आज की क्लास लगभग ऐसी रहेगी कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले। सर आपको देख करके थोड़ा सा सुकून सा, महा हमको भी आपको देख सुकून आता है, ऐसा नहीं है ना? हाँ? हर हमें तो हर मोड़ पे लोग मिलते रहते हैं। अभी आपके छोटे भाई लोग आ गए हैं, वो 72 वाले। तो अभी हम उनको साथ रहे हैं, उनको सैपलिंग कर रहे हैं। आपके जो सीनियर भाई लोग हैं वो वहां बैठे हैं रैंकर में, और उससे भी सीनियर हैं जो वो इंटरव्यू में मिलते हैं। तो हम तो हर कदम के डालों पर देख रहे हैं कि हालात कैसे हैं। अच्छी खबर ये है कि जो 70 के एग्जाम के जो इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें बहुत से बच्चे अपनी क्लासेस सुन के हैं। इसका सीधा उत्तर यह है कि नौकरी मिल रही है ना? नौकरी सही दिशा में मिल रही है। और वो इंटरव्यू में बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं एकदम से बोलने नहीं आ रहा, इंटरव्यू है तो उनको हम प्रिपेयर कर रहे हैं, घबराओ नहीं, सही से काम करो, हो जाएगा। तो इस बार ठीक ठाक नौकरी मिल रही है। 71 में भी लगभग मेंस होने दीजिए, तो वहां भी शानदार काम होगा। आप 72 में निकलेंगे, है ना? अच्छी खबर यह है कि 72 भी लगभग 1400 के आसपास पढ़ा रहे हैं। तो नहीं ना, ठीक ठाक है, अब बढ़ जाएगा वो, आने दीजिए, घबराइए नहीं। 1400 के समथिंग समथिंग है। कुल मिला के आपका भाग्य आपके हाथ में है। और बहुत शानदार। देखो, जो 71 कितने लोगों ने दिया था, जिनका नहीं हुआ, मतलब दिया था आप लोगों ने। और ठीक है, चलता है, ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। आपके नया लगा होगा, मैं आपको याद होगा मैंने 24 महीने बताए थे। उस लगभग लगभग कहानी उसी मोड़ की तरफ जा रही है। हाँ, 5 महीने बचा है। हाँ, बीत जाएगा। आराम से बीत जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पटना है। यहाँ समय बीतने में देर नहीं लगती, बस आप बस काम चलते रहो। तो आज हम लोग इसे देखेंगे क्या पढ़ना है। और हमारी आपकी यात्रा लगभग लगभग 100 घंटे से अधिक होने वाली है। और अभी महीना चल रहा है फरवरी। तो हम आपके साथ अप्रैल तक हैं, है ना? मार्च और अप्रैल, उसके बाद तो आपको विदा भी देना पड़ेगा ना फाइनली, कि अब आप फिर दोबारा कभी नहीं मिलोगे। तो इस रूप में फिर दोबारा विदाई के रूप में मिलोगे ना। मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता दोबारा इस रूप में मिलना पड़े। दोबारा जब भी मिलिए, मंच में मिलिए, किसी रास्ते में सड़क पर टकरा जाइए, गाड़ी मेट्रो अपने, तो वहां मिलिए, दो चार पैसा हमें पकड़ाइए, निकलिए। चलो, उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट इस स्तर पर मिलिए तो ज्यादा अच्छी बात है। इस न करें दोबारा आपको क्लासरूम में मिलना पड़े। आपकी जो नए भाई बहन आए तो बेहतर रहेगा। खैर, आइए बात करते हैं। सर, रिवीजन का क्या होगा, सारी बात बताएंगे, घबराइए नहीं। तो थोड़ा सा देखा जाए कि रोल क्या है, लिखी हेडिंग, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जीएस का पेपर 2 है, जिसमें आप यहाँ से मुलाकात करेंगे। और पेपर 2 में पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आपको लगभग 72 अंक, लगभग क्या ठीक ठाक 72 अंक की बातचीत करेंगे। जैसे आपने पार्ट 1 में डीआई देखा, तो डीआई में 72 अंक, मजे की बात है, जितना नंबर डीआई देता है उतना ही नंबर साइंस टेक देता है। यानी कि इनमें नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ये ठीक ठाक उठाता है, बशर्ते आप लिखे हो तो। अब इन 72 में दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे इसको हम लोग। 36 अंक के सवाल और 6 अंक के सवाल, ये दो रूप में होंगे। 6 अंक के कुल 6 प्रश्न होंगे। और सबसे खास बात कि इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। यही सबसे दुख की पीड़ा है, कारण कि कई बार ना इसमें एक दो प्रश्न नहीं आएगा आपको। उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और बेहतर लिखने का प्रयास करेंगे। इधर में कोई दुख नहीं है। इसमें ए और बी करके दो प्रश्न होते हैं, और इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक लिखना होता है। आपको इस टेस्ट पेपर पर ज्वाइन किया हो आप लोग? अभी नहीं लिखते तो ना यहाँ पर? ठीक, हाँ ठीक। तो अगली बार ज्वाइन करना, अभी तो क्या ही हो सकता है। 6 अंक के लिए आपको लगभग 2 पेज मिलते हैं पेपर में। जब आप मेंस का एग्जाम देंगे तो आपको 2 पेज मिलेगा, और इन 2 पेज में आपको तकरीबन 100 से 150 शब्द में लिखना होगा। मुख्य परीक्षा बेहद आसान परीक्षा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होता, जो लिखोगे सब सही होता है। कम और अच्छा और बुरा हो सकता है, बाकी कुछ भी गलत नहीं होता। कुछ अच्छा लिखते हैं, कुछ थोड़ा कम अच्छा लिखते हैं, बस इतना ही अंतर है। इधर आपको 4 से 5 पेजेस मिलेंगे, और लगभग लगभग 300 से 400 शब्द तक जाना होगा।
ये थोड़ा सा बेहतर इसलिए है छोटे छोटे कि 6 प्रश्न है, कई बार वो गिरी हाल में एक प्रश्न में आपको 4 अंक दे ही देते हैं यदि आपने सही से लिखा हुआ है तो इस तरह से 4 और 6 करें तो तकरीबन 24 नंबर तक, यानी कि कई बार इस दिशा में बहुत गिरी हाल में 24 और बेहतर कर लिया तो अपने 28 इतने अंक मिल जाते हैं। और इधर 36 वाले में थोड़ा सा वो प्रश्न के हिसाब से, लेखन के हिसाब से हल्की सी कटौती कर लेते हैं, यहाँ पर वो 22 से लेकर 24 तक जाते हैं। ये हम जनरल रैंकिंग बता रहे हैं कि जो बहुत सामान्य छात्र होगा वो लगभग इसी रेशियो में रहता है। तो अगर हम टोटल ऑन एवरेज निकालें तो 72 अंक में से अभी तक जो हाईएस्ट अंक प्राप्त करने की स्थिति में रहे हैं लोग वो 60 अंक तक रहे हैं कि इतने अंक लाए जा सकते हैं। ये काफी ज्यादा उच्च स्कोर है। 50 भी एक सम्मानजनक स्कोर माना जाता है ऐसे पेपर में जबकि आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। तो ये बन गया। तो हमारी जो रणनीति है वो इसी के बीच में है कि हम लोग जब लिखें तो कम से कम इस आंकड़े को छूने का प्रयास कर सकें। तो आगे बढ़ा जाए। दूसरा है कि हमारी जो मेजर स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए अभी के लिए। तो ध्यान देना, चूंकि हम इसे अब भले ही नाम 71 दे रहे हैं, लिटरली हमारी जो पूरी भूमिका है वो किसके लिए है? 72 के लिए है, क्योंकि कॉमन सी बात है हमें वहां लड़ाई करनी होगी। तो अभी आपकी जो रणनीति है वो मेरे हिसाब से 2 हिस्सों में बंटनी चाहिए। मुझे जनरल साइंस भी बेहतर करना है क्योंकि नहीं करेंगे तो बैठ नहीं पाएंगे, और दूसरी रणनीति हमें साइंस एंड टेक भी अच्छा लेकर के चलना है। तो मेरी जो रणनीति है वो ये है कि आप सेल्फ बेसिस पर या जो आपके पास नोट्स है, एक बार ध्यान देना कि नोट्स बहुत पर्याप्त है आपका। ये मत सोचना कि उसके अलावा भी हमें कुछ करना चाहिए। जैसे अभी छात्रों के मन में एक भ्रांति चल रही है खासकर फिजिक्स में कि वो न्यूमेरिकल 2-3 थे आगे थे ना, उनको लेकर के आपके अंदर एकदम अजीब सा माहौल पैदा हुआ है। उसमें से एक न्यूमेरिकल देखना तो एफ डब्ल्यू बराबर एफ डी का न्यूमेरिकल है वो, जिसको मुझे लगता है कोई सिंपल व्यक्ति भी लगाने की क्षमता हासिल कर सकता था। बचे 3 न्यूमेरिकल में से एक जो न्यूमेरिकल था इलेक्ट्रिसिटी का वो भी बहुत आसानी था, 2 में थोड़ा सा मामला फंसा। तो उसे हम अगर यदि फ्यूचर में वो दोबारा ऐसा कुछ करे तो विजेता में जैसे हम आएंगे हमने उसके हिसाब से डिजाइन कर लिया कि दोबारा उसको हम जो भी कमियां रहेंगी आपके हिसाब से मेरे हिसाब से फिर से रिपेयर किया जाएगा। तो आपका पूरा का पूरा निष्ठा, और बाकी 22 क्वेश्चन सीधे नोट से थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बस खाली सोचने का तरीका हमारा होना चाहिए। दूसरी बात बीपीएससी आयोग है वो, और बीपीएससी आयोग को हम सीधे ऐसा नहीं बिल्कुल कहना चाहिए कि सारी के सारे हम फंसा देंगे, लेकिन ये तय है कि यदि हम उतना करते जितना आया जिस स्तर पर किया गया तो 90-100 नंबर पे 90-100 क्वेश्चन पे लोगों के हुए हैं। तो आप ये मत मन में बहम पालिए कि नोट्स के अलावा भी हमें कहीं भागना है। तो जनरल साइंस का आपको सेल्फ स्तर पर नोट्स पढ़ना है। दूसरा, खूब सारे एमसीक्यू लगाने हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और काम साथ ही साथ कर लेना, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 और थोड़ा सा 12, इसको मैं एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर रहा हूं। बस ध्यान देना कि बहुत लिमिटेड रूप में, ये बिल्कुल टॉपिक वाइज आप ऐड ऑन करते चलना। मेरे हिसाब से यदि आप इन पर 1 से 2 घंटे डेली काम करते हैं और इसे आप टारगेट दे लेते हैं कि जब तक हमारा साइंस एंड टेक पढ़ाया जा रहा है उसी के दौरान हम घर पर क्या कर लेंगे, रिवीजन मार देंगे फिर से जनरल साइंस का, है ना। देखो एक काम याद रखिएगा कि विजेता 3.0 भी आने वाला है। हाँ आने वाला है तो क्योंकि एग्जाम है ना जुलाई में, तो जून में आ जाएगा या मई में आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। समय बहुत कम है अपने पास, आपके भी पास बहुत कम समय है। तो अब प्लानिंग ये करनी है। देखो जनरल साइंस सॉरी साइंस एंड टेक का मामला एक काम करना कि जो हम क्लासरूम में बता रहे हैं उसे यहीं की ही लिख लेना, क्लासरूम नोट्स पर फोकस करें। दूसरा हमारा उद्देश्य होगा कि हम 70% नोट्स रिटर्न करें, यानी कि यहीं पर बैठकर करें। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं 30% जिनके लिए हमें पीडीएफ की आवश्यकता पड़ती है डेटाबेस के लिए, ये हम आपको घर के लिए देंगे। तो बस अभी आपको मेरी सलाह है कि केवल किस पर फोकस करना है, केवल नोट्स बनाने पर फोकस करिए और समझिए। जैसे एक तरीका ये भी हो सकता है कि आंसर राइटिंग की जाए घर जाकर के, तो अभी आप आंसर राइटिंग में मत फंसिए। यदि आपके पास मौका है तो सप्ताह में 1 या 2 आंसर राइटिंग, बाकी आप उत्तर प्रश्नों को लिख करके रखिए, उनके फॉर्मेट हम बता देंगे उनको बना के रखिए। जैसे ही आप जुलाई में खाली होंगे वैसे ही आपके अंदर अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि हमारा निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो आपके लिए ही एक व्यवस्था आती है जिसका नाम है रैंकर 3.0। अभी हम मॉर्निंग में पढ़ाते हैं वहां पर। तो रैंकर 3.0 में आप ही जैसे छात्र बैठे हैं जिनका मेंस निकला हुआ है, उसमें से आप ही बैच के हैं। वो अब यहाँ भी कुछ कोई है रैंकर से बैठा हुआ, एक बच्ची बैठी है, 1-2 लोग इधर बैठे हैं। तो रैंकर का सही ही है कि आपको हम ढेर सारे आंसर राइटिंग करा सकें। तो अभी हम लोग अच्छा सा नोट्स बना लेंगे, हम आपको हर कदम पर 2 बातें बताएंगे कि कहां पर अपडेट किया। देखो हमारा विषय बड़ा डायनामिक है, जो मैंने 70 में पढ़ाया था वो मैं 71 में अलग पढ़ा रहा हूं, और मेरी 72 का जब मैं पढ़ाऊं तो हो सकता है चीजें अलग रहें। इसलिए खान सर ने एक व्यवस्था दे रखी है रैंकर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो अभी आप अपने बेसिक्स मजबूत करें। दूसरा करंट अप्रोच को समझें, कहां से हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, और घर के लिए आप कोशिश कर लें कि जब तक मैं आपके सम्मुख हूं तब तक आप घर पर होमवर्क के रूप में पहले बायो उठा लीजिए, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री। कहीं भी कोई आपको दिक्कत आ रही है तो हम आपके साथ हैं, आप बाहर निकलिए, पूछिए। और खूब सारे इस ऐसे ही आप कर लेंगे ना कि जो टीचर आपके सम्मुख है उसके जीएस की भी सपोर्ट पढ़ते रहो। जैसे एक कौन सा विषय है, ज्योग्राफी, तो एक काम करिए कि एक और विषय ज्योग्राफी उठा लीजिए, और घर जाने के बाद एक जो है आप 8 बजे खाली हुए हैं तो मान लो घर पहुंचते पहुंचते 9 बज गया और खाना पीना करते करते 10 बज गया सपोज दैट, तो आप 10 से लेकर के 12 या 12:30 तक 2.5 घंटे की एक शिफ्टिंग निकाल सकते हैं। घर पर थोड़ा बहुत बात करिए, ज्यादा पीछे मत लगिए किसी के। तो हाँ भाई, वो बात के तरीके अलग अलग है ना। आधा घंटे की बात होती है कि हाँ हेलो क्या हो रहा है, खाना खा लिया नहीं खा लिया, अच्छा तुम बताओ हम बताएं, ये सब करते करते बहुत टाइम बीत जाएगा। अगर कोई ऐसा है तो उसको बोल दो कि एक काम करते हैं कि स्टैंड ले लो मोबाइल का, तो उसी स्टैंड पर मोबाइल लगा लो और पढ़ते भी रहो, उसको वीडियो कॉल पे कहते रहो साथ हमारे। मैं अपनी पत्नी के साथ लगभग यही करता हूँ क्योंकि मुझे काम करना है, कल सुबह क्लास है, अगले को भी बात भी करनी है, तो हमने स्टैंड ले लिया, स्टैंड लगा देता हूँ। अब क्या कह रहा है? हाँ हाँ, जिसके पास पत्नी नहीं है। इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ये आपने बड़ी अच्छी बात करी। इसी व्यवस्था के हिसाब के लिए आप यहाँ बैठे हो, काम करो हो जाएगी। ईश्वर करे कि हो जाए, जल्दी हो जाए। अब आगे मुझसे कुछ बोलवाओ मत। जो आमतौर पर इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं अस्थायी रूप में, उनके लिए मेरी सलाह थी कि अगर ऐसा कुछ है तो आप कोशिश करें एक स्टैंड लगा लो, अगर बोल दो प्लीज ऑन द प्लीज कम ऑन द वीडियो, अब वीडियो कॉल पे आ जाएगा, पढ़ाई करते बीच में हेलो। तो इससे क्या होगा कि आपको मल्टीपर्पज वर्क माना जाएगा। या कोशिश उसी सवाल, जैसे मैं कई बार ऐसा करता हूँ, कुछ देर बाद तो किसी टॉपिक को इस वजह से करा, तो मान लो हम कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगा कि अब बहुत देर से बोले नहीं, आगे मामला गंभीर हो सकता है, तो मैं ये बोल देता हूं, एक काम करो कि देखना कि उसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी में एफडीआई कितना आया है, सर्च करो, तो अगले काम पे लगा देता हूं। अब अगला काम पे लग गया बहुत देर तक, तो उसके बाद मुझे 7-8 घंटे लगा दिया, इधर भी काम बन गया, आंखें काटली मिल गई, विवाद का विवाद बच गया, चीजें नॉर्मलाइज है। तब जीवन है ना, तो मतलब
हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो खैर, तो ये हमें कॉन्सेप्ट करना है कि रात को 2.5 घंटे का एक शिफ्ट निकालनी है, और फिर हमें, चूंकि आपका क्लास लेट चल रहा है आजकल, तो मॉर्निंग में आप कोशिश करो कि थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठें, तो लगभग 6:30 7 तक निवृत्त होकर के आप 7 से और लगभग 10:30 का एक 2.5 घंटे का स्लॉट मॉर्निंग टाइम रख लें। तो यदि 5 घंटे भी घर पर काम हो जाए ना, तो फिर आपका मस्तिष्क ऊंचा रहेगा और हृदय में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप आराम से 10:30 बजे उठिए, नाश्ता पानी खाना जो भी करना है, क्योंकि 2 विषय अगर आप लेके चलते हैं, बस ये ध्यान रखो कि जितने टीचर फ्रंट पर उतने जीएस फाइनल, ये एक फार्मूला बना लो अपना, क्योंकि कॉमन सी बात है कि इस स्तर पर आपके 2 ढाई महीने निकल जाएंगे, और जैसे ही आपके 2-3 विषय मजबूत निकले, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का विकास होगा ठीक ठाक तरीके से, बस ये मान के चलना। आगे अगर बढ़ा जाए तो एक बार हम इनका पाठ्यक्रम देख लेते हैं कि बीपीएससी ने एग्जैक्ट क्या पाठ्यक्रम दिया हुआ है। बीपीएससी ने ये कहा है अपने पाठ्यक्रम में मेंस के कि भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को पूछेंगे, दूसरा विज्ञान और तकनीकी का प्रभाव क्या पड़ रहा है उसे पूछेंगे, फिर ये कह रहे हैं कि इसके अलावा भारत के साथ साथ जो बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व है उसे बता दीजिए, और उम्मीदवार की जो एक सामान्य समझ है उसकी परीक्षा लेंगे वो। इसमें प्रायोगिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों पर ध्यान दिया जाएगा। व्यवहारिक का मतलब से आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये बताओ कि सोशल मीडिया का प्रभाव समाज पर क्या हो रहा है। अब समाज पर मतलब इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव। तो ऐसे बेसिक बेसिक जैसे एक बार सवाल पूछा कि कंप्यूटर का उपयोग हम कहां करते हैं, इतना आसान सवाल कि कंप्यूटर का उपयोग समाज में कहां पर है, तो अभी बड़े व्यवहारिक से सवाल हो गए कि आप इसका इस्तेमाल कहां कहां करते हो। और प्राइवेट हो गया, जैसे मान लो पूछ लिया कि आपदा के दौरान विज्ञान और तकनीकी की भूमिका। तो अब इसको आप यूज करोगे ना, आपदा जब हो रही है तो उस दौरान विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग देखा गया कि भाई क्या क्या हो सकता है। स्पेशली इनका मामला फोकस है ऊर्जा संसाधन पर, दूसरा फोकस है बायोटेक्नोलॉजी पर, और एग्रीकल्चर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को देखा गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में पूछेंगे, विज्ञान और तकनीकी का विकास एवं प्रसार कैसे हुआ भारत में, और जलवायु पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों पर बल दिया जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है ये मेरे पक्ष में नहीं आता, इसको ज्यादातर आपको ज्योग्राफी वाले सर से मुलाकात करना होगा, और नहीं भी करेंगे तो भी काम बन जाता है, क्योंकि अथवा वाले में ही आता है ये। तो एक बड़े में से दो में से कोई एक करने होते हैं, एक बार इसको ऐसे हुबहू उतार लीजिए कॉपी में। एक असली नोट, एक असली जो हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, मुख्य पाठ्यक्रम है ये बीपीएससी का। और सच बताएं तो इस तरह के पाठ्यक्रम के इंटरव्यू पूछते रहते हैं, यही उनका मेन पाठ्यक्रम नहीं है। अब इस पूरे पाठ्यक्रम में कहीं देखो डिफेंस नहीं दिख रहा है, अच्छा इस पूरे पाठ्यक्रम में कहीं नैनो टेक्नोलॉजी आपको नहीं दिख रही है, और पिछले 3-4 सालों से यहीं से खुद दबा के पूछ रहे हो। क्या बेटा? सोशल मीडिया ऐसे नहीं, उसको नहीं लिखना, खाली जो टाइप है वही लिखो। और सोशल मीडिया मतलब मोबाइल फोन का समाज पर क्या सकारात्मक असर आएगा, क्या नकारात्मक असर आएगा। और मेंस का सीधा मतलब है आपकी सोचने की शक्ति, कि आप किसी विषय वस्तु पर कितना शानदार सोच सकते हो। अभी खबरों में था कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे जी, तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी घंटे भर ट्रेन के टॉयलेट में बंद रहे क्योंकि वो लॉक हो गया था। इत्तेफाक से उनके पास मोबाइल फोन था, उन्होंने फोन किया और अंततः उन तक मदद पहुंची। तो इसके दो पक्ष हैं, मोबाइल फोन को टॉयलेट में ले जाना चाहिए या नहीं। तो इसके दोनों पक्ष हो गए, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। नकारात्मक है कि मोबाइल फोन में जम्स आ जाते हैं और हानिकारक कीटाणु आपके साथ तक आते हैं। सकारात्मक पक्ष है कीटाणु की बात तो सही ली जाएगी, अगर कोई कम बंद ही हो गया तो कैसे होगा। सकारात्मक पक्ष ये लगा कि मोबाइल फोन के चक्कर में उनको निकाला गया बाहर। तो इस तरह से हमें सोचना है कि सकारात्मकता भी है और नकारात्मक, एक सिक्के के दो पहलू। और हमने एक प्लान भी किया है कि आपको हम रोज जनरल साइंस का टास्क भी देंगे अपनी तरफ से, कि आज ये टॉपिक पढ़िए और कल आओ तो उसको पढ़ के आओ, तो मैं 1-2-5 मिनट उससे पूछूंगा भी, तो इससे हम दोनों साथ लेके चलेंगे, है ना। तो कैसा रहेगा? हाँ, तो आप मेरे सामने के सामने ही पूरा तैयार कर लेना। सर आप बोल देते तो लिखने में, अरे मारेंगे कान लपेट के ना, सुधार आ जाएगा, कह रहा है इसको बोल दो तो लिखने में आसानी हो जाए। अच्छा बार बार देखना पड़ रहा है, इतना भी क्षमता नहीं, एक बार पढ़ के याद कर लो, लिख रहा हूं नीचे सर करके। अरे भगवान, ये मेंस लिखने वाले लोग, मुश्किल से इसमें कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऑन एवरेज हम 10 माने, 10 20 30 40 50 60, 50 ऑन एवरेज मान लो इसको। 50 शब्द लिखने में आपको कितना देर लग रहा है? हो गया? अरे ठीक है। तो बढ़िया, ये तो रहा बीपीएससी का सिलेबस जो बीपीएससी हमसे आपसे उम्मीद करता है। लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो इनसे थोड़ा अलग है, मतलब इन्हीं के आसपास है, बट असली वाला है। तो हम लोग अपना एक बार पहले पिछले वर्षों के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। लिखिएगा 69 बीपीएससी प्रश्न पत्र। प्रीवियस ईयर बहुत आवश्यक है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि पिछले सवाल रिपीट होते हैं। लिखिएगा 69 बीपीएससी और प्रश्न पत्र। तो ये है शॉर्ट आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है। एक सड़क पर चलने वाला रिक्शा वाहन भी इसे बता देगा कि कंप्यूटर से हमने फॉर्म भरा अपनी बच्ची का, कंप्यूटर से हम रुपया निकालने गए थे, कंप्यूटर पर हमने फिल्म देखी, यानी कि हम इंटरटेन भी कर रहे हैं, कंप्यूटर पर हमारी बेटियां पढ़ाई भी करती हैं, एजुकेशन भी चल रहा है, लेकिन कंप्यूटर से हमने डॉक्टर साहब को दिखा भी लिया था, यानी कि टेलीमेडिसिन या टेली चिकित्सा भी चल रही कंप्यूटर से। तो लगभग वो सारे काम जो हमारे आसपास हुए हैं वो सब कंप्यूटर पर आधारित हैं, जिनके बारे में पूछा गया। अब एक प्रश्न है कि समुचित उदाहरणों के साथ टेक्नोलॉजी का सामाजिक विकास के संबंध में विवेचना कीजिए, यानी कि समाज के विकास में तकनीकी ने क्या योगदान दिया है। अब जरा सोचो कि समाज में क्या है, इस पूरे समाज का जो विकास है किस पर टिका हुआ है। तो आप देखो खान सर ने शिक्षा उठाया, ये सामाजिक विकास है। दूसरा हमारा जो स्रोत है वो क्या है? स्वास्थ्य, हमने हेल्थ की तरफ ध्यान दिया, ये समाज का विकास है। तीसरा अगर आगे बढ़े तो वो है पर्यावरण, तो यदि हम पर्यावरण के सेक्टर में भी भूमिका निभाएं तो समाज का विकास होगा। यदि हम कृषि को एक अच्छे मुकाम पर ले चले जाएं तो ये समाज का विकास होगा। यदि मैं हेल्दी मनोरंजन लेके आऊं जिसमें समाज के स्तर पर मौलिकता हो, नैतिकता हो, तो समाज एक अच्छे रूप में विकसित होगा। यदि हम समाज में रोजगार पैदा करें तो समाज काफी खुशहाल रहेगा।
यानी कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, यदि मैं समाज के परिवहन को ठीक कर दूं तो समाज काफी खुश रहेगा, लेट लपेट जो चल रहा है वो ठीक रहेगा। यानी कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो समाज से सीधे कनेक्टेड हैं, और यदि इन समाज के जुड़े हुए क्षेत्र में हमने तकनीकी लगा दी, मान लो अभी आपसे मोबाइल छीन ली जाए और महीना भर आपको ना दी जाए, आपका मनोरंजन रुक जाएगा, आपका एजुकेशन, अरे ठीक है असली बात कर रहे हैं, आपका एजुकेशन रुक जाएगा, असली बात है अरे ठीक है ना, जितना असली बात करते हो। मान लो अभी हम कृषि में ड्रोन हटा लें, या कृषि से ट्रैक्टर हटा लें, कृषि से हम फर्टिलाइजर हटा लें जिसको साइंस ने ही दिया है इसे, तो हम फिर से आदिमानव की खेती करना शुरू कर देंगे। इन्वायरमेंट के स्तर पर यदि हम टेक्नोलॉजी हटा लें तो इन्वायरमेंट को हम और बुरे स्तर पर खराब करते चले जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी भी डायग्नोस्टिक मशीनें हैं, एआई रोबोट है, ये सारी चीजें हटा ली जाए तो आज भी हम फिर बैद वाली चिकित्सा की तरफ भाग जाएंगे, यानी कि हमारा केवल हाथ से नाड़ी देके वो हमें इलाज करेंगे, जांच वांच तो नहीं हो पाएगी। एजुकेशन में यदि मैं इंटरनेट बंद करा दूं तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी। ये जो हम फोन माइक से बोल रहे हैं ना, आप तक पहुंच नहीं पाएगी, एक साथ इंटरेक्टिव एजुकेशन देने में हम सक्षम नहीं होंगे। दूसरा, यदि इंटरनेट ना हो एजुकेशन में तो बहुत सारे नॉलेज हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहले मुझे अपने जमाने की बात याद है कि पहले हम लोगों को कुछ अगर ढूंढना होता था, मान लो एमएस बीएससी की तरह की बात बता रहा हूं, तो हमें मोबाइल में नेट नहीं थे पहले, तो हमें ना लाइब्रेरी जाना पड़ता था, और लाइब्रेरी जाकर के 7-8-10 किताबें खंगालनी पड़ती थी, और उसे खंगाल करके फिर वहां से हम चीजें निकाल के लाते थे, तो हम अपने नोट बनाते थे। आजकल ये सारे काम एआई है, उसको हम सौंप देते हैं, हमने एआई की कई सारे पैसे वाले वर्जन ले रखे हैं, वो कुछ ही देर में सारे कुछ लाके हल करा के 25-30 पेज का 2-4 पन्ने में हमें लाके दे जाता है, उसको हम सीधे पढ़ लेते हैं। यानी कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें विज्ञान और तकनीकी ने एक आमूलचूल परिवर्तन किया हुआ है। तो बस यही अगर हम सोच ले जाएं, इस स्तर पर सोच करके और एग्जांपल्स देते देते आगे निकल जाए, तो 100 शब्द लिखने में हमें कोई गरीबी बिल्कुल नहीं है। तो अभी तो आप देखिए, तो बिना पढ़े भी आप काम कर सकते हैं। अगला लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में विज्ञान और तकनीकी की भूमिका। अभी ना हम आपको बेस तैयार कर रहे हैं, तो बस लिखते चलना, आप अंदर अपने अंदर एहसास करो कि हमें ऐसे लिखना है, बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए विज्ञान और तकनीकी की भूमिका, बिहार में औद्योगिक विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी की भूमिका। अभी तक जो 3 प्रश्न आपने देखे बहुत बेसिक प्रश्न है ये, इन्हीं में से रिपीट भी हो सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा भी आ सकते हैं, लेकिन अब ये दोबारा नहीं आएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोरोना महामारी में नई तकनीकी ने हम लोगों की किस प्रकार सहायता। ये उस समय का एग्जाम है जब कोविड 19 का प्रभाव था, तो उस समय के हिसाब से पूछा जा सकता है। कहने का है कि करंट अफेयर से जुड़े हुए 1 या 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, तो जब आप करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे तो उसके डेटा भी आप यहाँ लगा डाल सकते हैं। हालांकि मैं भी अपने लेवल पर अपना कराऊंगा, बट सभी कराते हैं, ध्यान देना। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोरोना महामारी में इस समय नई तकनीकी ने हम लोगों को किस प्रकार की सहायता की, इसकी विवेचना कीजिए। विवेचना का मतलब होता है कि एक बात को कुछ देर तक बोलते बोलते बताओ। जैसे आपको रात को भोजन बनाना है, तो आपने भाई बर्तन धोया, बर्तन धो के सब्जी काट के उसमें छौंका लगाया, फिर बात करते करते तड़का जल गया, फिर भी आपने उसमें छौंका मार दिया, फिर लोटा में चावल डाल दिया, तब तक आटा साना, फिर डो बनाया, उसके बाद रोटी बनाई, मतलब एक्स वाई जेड। अब आप जब खाने बैठे तो आपका दोस्त कह रहा है कि आपने इसको कैसे बनाया, इसकी विवेचना कीजिए, तो आप शुरू हो जाओगे अपने दुखड़े होते हुए, यार तुम थे नहीं, भाग गए थे खाने टाइम पे, खाना बनाने टाइम पे, खाने टाइम पे कहां भागोगे, यहीं रहोगे। तो अब वो आपकी सारी बातें दुखड़े में सुनाएगा आपको कि यार ऐसा रोज नहीं हो पाएगा, 1-2 दिन की बात है, मैं देख लिया, अगर अगली बार से ऐसी हरकत करोगे तो हम आपका भोजन नहीं बनाएंगे, है ना। तो ये विवेचना ही एक तरीके से वही है मुख्य परीक्षा, कोई अलग नहीं है। हम दिन भर बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति 12 घंटे में लगभग 5000 शब्द बोल जाता है, यदि वो बाहर की दुनिया में घूम रहा है तो। कई बार टेंपो वाले को डांटते हुए बोल जाता है, कई बार रिक्शा वाले को डांटते हुए, कई बार सड़क पर चलते हुए, भैया देख के चलो, दिखाई नहीं देता तुम्हें, अंधे हो गए हो, है ना। कई बार दुकानदार से बहस कर देता है, भैया 10 रुपए में नहीं है, 3 रुपए का दे दो। कई बार यहाँ बैठते समय आपस में झगड़ा कर लेते हो, ये अभी भी झोला रख के मैं गया था, गई थी, ये जगह मेरी है, मैं पिछले 7 साल से यहीं बैठी हूँ, मेरा जगह है ना। इसके मतलब ऐसी कई सारी प्रक्रियाएं हैं जो अपने जीवन में आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही शब्द मुख्य परीक्षा के भी शब्द हैं, कोई नए शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, सतत विकास में विज्ञान और तकनीकी की भूमिका। अब ऐसे सवाल के लिए आपको इसकी परिभाषा आनी चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर आपके घर बनाते समय आपके आंगन में कोई पेड़ था, अब चूंकि इसके आंगन में पड़ रहा है तो खतरा है कि कहीं गिर ना जाए ऊपर, तो आपको इसे काटना पड़ेगा, क्योंकि आपके विकास की बलि चढ़ गया ये पेड़। लेकिन आप क्या करो कि बाहर निकल के इसके जैसा 2 पेड़ और लगा दो साइड से, और ये दरवाजे की शोभा भी बढ़ाया और प्लस में आपने पेड़ भी लगा दिया। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास का विकास भी हो गया और पेड़ का पेड़ भी बच गया। कई बार अगर पेड़ बचने वाला होता है तो आप उसको साइड कर देते हो, जैसे कि पेड़ बचा और प्लस हमारा घर भी बन गया। यानी कि एक ऐसा विकास जो पर्यावरण की क्षति के आधार पर ना हो, ये न्यूनतम क्षति के साथ हो, और उसके विकल्प में हम कोई और नई व्यवस्था खड़ी कर रहे हो, इस तरह का विकास हो रहा है तो उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उस तरह के विकास में विज्ञान और तकनीकी की भूमिकाओं के बारे में पूछा गया है। खैर अगले देखिए, ये बड़े सवाल है। अब इसमें देखो, पहला 8 नंबर, यानी कि तकनीकी का दुरुपयोग, इसका गलत प्रयोग पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ ले जाता है, जलवायु परिवर्तन का कारक बनता है। उचित उदाहरण की सहायता से विवेचना कीजिए कि भारत के पर्यावरण के लिए तकनीकी का दुरुपयोग एक अभिशाप बन गया है। तो ये एक बड़े स्तर का सवाल है जिसमें आपको 300-400 शब्दों में विवेचना करना है। और वो यदि नहीं आया तो हमें इस पर बात कर लेनी है कि हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो तकनीकी के पास बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनो तकनीकी के उभरते प्रयोगों की विवेचना कीजिए। तो हाँ, आसान शब्दों में किसी बात को रखना ही विवेचना है। हाँ हाँ भाई, तकनीकी का इस्तेमाल करके पेड़ उखाड़ लेते हैं, उखाड़ के लेके दूसरे को लगा देते हैं, और वो पेड़ फिर से नया हो जाता है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये सब अलग कॉपी में लिखो नहीं, जो मेन कॉपी वही लिखो। देखो, जब तक हम बेस नहीं समझेंगे, सवालों की हालात नहीं समझेंगे, तब तक हमारे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। आप उसके हालात यहाँ पे बैठिए तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठिए प्रॉपर तरीके से। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये आपका सिलेबस एक तरीके का, इसमें कुछ हिम्मत बन रही है, इसमें कम बन रही होगी। ऊपर वाले में बन सकती है, नीचे वाले में थोड़ा हाथ नहीं रखने देगा वो, है ना। ऊपर वाले में बना कर कुछ लिख ही सकते हो, है ना, जब कुछ ना हो तो बना डालो। क्वेश्चंस अलग कॉपी में नहीं, जो कॉपी उसी में लिखो, बार बार इसको देखना है अपन को। मंजू सर ने क्लास पूरी कर दी ना आप यहाँ? हाँ, बता देते मुझे।
अच्छा पॉलिटी भी हो गया, और कोई भी क्लास? डीआई भी लगभग हो गया। अच्छा हो गया, अच्छा डीआई हो गया, और इकोनॉमी भी नहीं हुआ ना? हाँ, अब साइंस टेक अब चला, हमने वहाँ खत्म कर दिया ना, उधर जो बोरिंग रोड के छात्र हैं उनका इंग्लिश मीडियम वाला फाइनल हो गया। मैं बहुत दिन से वहीं पढ़ा रहा था। बन गया। काफी स्पीड ठीक ठाक है आपके वैसे। अच्छा मैं बोल देता तो लिखने में आसानी होती, बट ऐसा मैं करूंगा नहीं। साइंस टेक का लगभग कितना क्लास होगा? हाँ जी। अरे ठीक है बैठे रहो, हमें खुद लग रही है। अभी गर्मी सही, उतना तबियत खराब जाएगी नहीं, बुखार पकड़े कल क्लास ना पाओगे। इस समय बहुत ज्यादा पंखों का मत चला करो। अच्छा हाँ, आप ही लोग तो हो पंखे वाले, अरे मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं आपको नहीं बोल सकता। आधे कह रहे पंखा चलाओ, आधे कह रहे मेरा बंद करो, है ना, फिर कह रहे एसी चलाओ, अभी एसी वाले भी आएंगे इसमें। मैं तब तक पढ़ा के निकल लूंगा, इधर रुकूंगा नहीं। अप्रैल मई तक, 15 लास्ट अप्रैल तक उधर भागूंगा, उधर एसी रहती है। ठीक हो गया। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला 70 बीपीएससी जो इससे पहले हुआ है। लिखिएगा 70 बीपीएससी मुख्य परीक्षा। हाँ इसे लिखना ही है, ध्यान देना, यही आपकी तैयारी का बेस है। अब बदलाव देखना कि कैसे एक साल में कितना बदलाव आया। वो जो पेपर था 769, उसमें जो छोटे क्वेश्चन थे वो कितने छोटे छोटे थे, कंप्यूटर बताओ। दैनिक जीवन में अभी देखो छोटे क्वेश्चन में तेरा दम कितना हुआ है। व्याख्या कीजिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार कृषि उत्पादकता और प्लस खाद्य संरक्षा में मदद कर रही है। थोड़ा सा प्रश्न का लेवल अप हुआ है 70 में जाके। तो पहला क्वेश्चन नंबर 70 में कि व्याख्या कीजिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षा में मदद कर रही है। ये आप लिख दोगे बड़ी आसानी से, इसमें आपको जो है हो सकता है, जबकि ये अगर आप सोच के लिखो तो बहुत सिंपल है, पर को पढ़ा हुआ है, सोडियम बेंजोएट याद आ रहा है। तो खाद्य संरक्षा वही है कि आप भोजन को बहुत लंबे समय तक आगे बढ़ाओ। क्या बीपीएससी में हिंदी मीडियम के लिए चांस बनता है? 100% चांस बनता है। यहाँ पर भाषा को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा सिलेक्शन हिंदी माध्यम के ही है। पिछला टॉपर 10 हुआ के 10 हिंदी माध्यम के, इस बार भी अभी हम इंटरव्यू का रेशियो उठा के देखे हैं, तकरीबन 27-28 लोग हिंदी माध्यम से आ रहे हैं। 5401 में 27-28 लोग के माध्यम हिंदी है। जो इधर पूरा दोनों दोनों कक्ष में इंटरव्यू हुआ है वो टोटल हिंदी के हो रहे हैं, जो अंग्रेजी के उनको वहां भेजा जा रहा है बोइंग रोड के वाले कक्ष, क्योंकि इस बार मेरे पास 4 इंटरव्यू पैनल है, 3 यहाँ एक दिल्ली में, बाकी जो इंग्लिश मीडियम को दिल्ली में कवर कर ले रहे हैं उनको हम। तो इधर देखो तो डेली एक में 25 का हो रहा है, तो डेली 50 निकल रहे हैं इंटरव्यू यहाँ से, और अभी तक यहाँ पर हो चुका है 1900 1950 लोगों का हो चुका है जो हिंदी माध्यम के हैं। तो कहने का मतलब है कि आधे से अधिक लोग ऐसे हैं, तो आप भी उसी माध्यम के हो। नेक्स्ट है साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकार की लिखिए, बताइए कि कैसे प्रौद्योगिकी ऐसे अपराधों को कम करने में मदद कर रही है। चोरों ने भी अपनी अपनी जगहों में परिवर्तन किया, जहां हम बहुत अधिक समय बिताएंगे वहीं पर हमें चोर मिलेंगे। तो मोबाइल फोन में देखो बहुत समय बिताना पड़ता है। पहले चोर सड़कों पे घूमते थे, हमने सड़कों पर जाने बंद कर दिए क्योंकि हम कमरे मोबाइल फोन चलाते हैं। पॉकेट मार पहले मिलते थे बाजार के अंदर, हमने कपड़े खरीदना मोबाइल से शुरू कर दिया। तो अब पॉकेट मार कहाँ घूम रहे हैं? मोबाइल में लिंक भेजते करते क्लिक करके बताओ आपको पैसा मिलेगा। तो जहां जहां हमारी विजिटिंग होगी वहीं वहीं चोर घूमेंगे, और उनके द्वारा किया गया अपराध ही कहलाएगा साइबर अपराध या साइबर क्राइम। ये बात तय है ना कि चोर तो भी हमारे समाज के हिस्से हैं, उनको मैं कहां छोड़ सकता हूं। जहां मैं रहूं वहीं हमारे चोर रहे। तो तकनीकी की वजह से साइबर क्राइम हो रहा है, और तकनीकी ही साइबर क्राइम को रोक सकती है। तो आपसे वही पूछा गया है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इसे रोकेगी। तो बड़ी शानदार सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो बड़े से बड़े साइबर क्राइम को उड़ान छू कर देगी। दूसरा, आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने ओटीपी को सुरक्षित रखें। तीसरी सलाह दी जाती है कि आप फायरवॉल इस्तेमाल करें, खास करके फायरवॉल मतलब बहुत मजबूत पासवर्ड की स्थिति, खासकर कंप्यूटर में। तीसरा, आपसे सलाह दी जाती है कि अपना जो पासवर्ड है उसे समय समय पर चेंज करते रहें, और अल्फाबेट और न्यूमेरिक जैसे पासवर्ड यूज करें, 1 2 3 4 5 नहीं। नहीं तो आप डेट ऑफ बर्थ पे पासवर्ड बना लेते हो, दूसरा 1 2 3 4 5 कर लेते हो, एक एक कर दिए। ये बहुत चीप और कॉमन पासवर्ड है जो बर्दाश्त से बाहर की चीजें हैं। अब देखो एक और सवाल देखो कैसे बदलाव आया कि कितना व्यवहारिक प्रश्न है, जो उसने कहा था ना कि हम व्यवहारिक और प्रयोगात्मक पूछेंगे। पूछ रहा है कि हमें कैंसर जैसी बीमारियों की इलाज से लेकर ट्रेन और हवाई टिकट की बुकिंग तक जीवन के हर मोड़ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो अब वो कह रहे हैं कि दवाई में भी विज्ञान और तकनीकी, और प्लस में ट्रेन के टिकट में। तो आजकल कोई भी टिकट खिड़की से कहां ले रहा है? आपके पास भी रेल वन या आईआरसीटीसी होगा, या आप अलग अलग प्राइवेट ऐप सिस्टम का इस्तेमाल करते होंगे। तो घर बैठे ही हम, पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर हमें तत्काल टिकट लेना है तो सुबह 4 बजे जाकर लाइन लगाओ। अब आप तो नहीं जानते होंगे, लेकिन हम लोग कई बार ऐसा काम किया पैसे के चक्कर में कि घर वालों को टिकट बनाना 20 रुपए देते एक्स्ट्रा, तो सुबह सुबह उठ के साइकिल से ले जाओ, खड़े हो जाओ वहां। नहीं, वहां जाके बन जाता था, आगे पीछे कर देते थे वो कि यहाँ से नहीं, यहाँ से ले लो, आगे से बन जाएगा, कहीं से बना दो भैया, बस बैठना है उनको। तो आजकल तो चीजें बहुत बदल गई हैं। तो वही आपसे पूछा गया कि दैनिक जीवन में विज्ञान और, ये क्या है बेसिकली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है दैनिक जीवन में विज्ञान और तकनीकी कि हर कदम पर आपके साथ लगा हुआ है। अगर ये ना हो तो हमारा जीवन बहुत टफ हो जाएगा। लिखिए आप लोगों ने, हमें कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज से लेकर ट्रेन हवाई टिकट बुक करने तक जीवन के हर, यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है? जीवन। तो कई बार छात्रों ने गलती क्या की, अब यहीं पे देखो नंबर कैसे कट जाता है। उन्होंने एक तो ये लिख दिया बीमारी का इलाज, दूसरा लिख दिया भाई इतना, इसमें थोड़ा कुछ मैटर है भी, इसमें तो मैटर ही नहीं है, 2 3 लाइन में ही खत्म हो जाएगा टिकट बुक करने वाला। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो क्या है, जीवन का हर क्षेत्र, अब ये आपको लंबा खेलने के लिए दे रहे हैं, यानी कि आप शिक्षा में, कृषि में, चिकित्सा में, मनोरंजन में, जहां जहां विज्ञान तकनीकी देख रहे हो, दबा के लिखना शुरू करो, और उसके बाद बता दो कि अतः विज्ञान और तकनीकी का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और यह औचित्य सिद्ध हो रहा है। तो बस काम बन जाता। अगला क्वेश्चन है कि वर्णन करें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कैसे मदद कर रही है। ये डायरेक्ट पूछा गया सवाल है। वर्णन करें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कैसे मदद कर रही है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है ये, किसी भी पहचान के लिए सबसे शानदार तकनीकी।
एक और पूछा गया बिहार में स्टेम शिक्षा, एक क्वेश्चन बिहार स्पेशल का आपको मिलेगा इसमें। उल्लेख करें कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों के भविष्य के कार्यबल के लिए तैयार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में कैसे उपयोगी है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इन सबको बोलते हैं स्टेम। बस यहाँ पे हमारे छात्रों ने एक छोटी सी मिस्टेक की थी 70 में, वो स्टेम सेल लेके चले आए थे। बेसिकली 2-3 लोग मुझे मिले कॉपी में, पूछा स्टेम एजुकेशन है और उनको हमने ये भी पढ़ा रखा था स्टेम सेल क्या, ये आ गया रुको, तो वो ध्यान ना देते हैं। लिखने एक बता देते आधा लिख रहा तो देखा कि शिक्षा के बारे में पूछा है, तो फिर वहीं से मोड़ दिया उसको तो वहीं से मोड़ दिया कि उपरोक्त बातें स्टेम सेल की थी, अब हम स्टेम शिक्षा की बात करेंगे तो हमने कहा यार एकदम शानदार व्यक्ति हो तुम, अब इंटरव्यू दे रहे हैं, है ना बहुत इजी है मेंस, इतना इजी है कि बस आप टू द पॉइंट लिखते चले जाओ, वो बातें याद हो जो कही गई हैं, और बहुत अंदर तक की बात नहीं, ऊपर ऊपर की बात आप लिख के चले जाओ। तो अभी स्थिति ऐसी है कि लगभग सब ऐसे लिख रहे हैं, और ये हालात यूपीएससी में भी है, क्योंकि जो आपने हाई स्कूलिंग की है, ध्यान देना, या जो आप बीए में लिख रहे हो, बीए तो परीक्षा लिखित होती है ना, सेम वही यहाँ का मेंस है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि वहां हल्की बदमाशी ज्यादा है, वहां आप नाटक करते हो, यहाँ आप नाटक करके फंस जाओगे, थोड़ा अंतर इतना ही है। ये हो गया ठीक। अब देखो इनके बड़े सवाल देखो। अच्छा एक और ध्यान देना, इस बार परिवर्तन आया था, 5 की जगह 6 पूछा गया था। व्याख्या कीजिए कि भारत में ड्रोन तकनीकी किस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मदद कर रही है, उपयुक्त उदाहरण से इसकी पुष्टि कीजिए। व्याख्या कीजिए कि ड्रोन तकनीकी किस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्र में बड़े पैमाने पर, ये ध्यान देना ये क्वेश्चन रिपीट मारेगा, ये 71 में भी आ सकता है, 72 में भी आ सकता है, बदल बदल के आएगा, अभी कम से कम 3 साल आएगा ये, क्योंकि पूरी दुनिया ना ड्रोन की तरफ भाग रही है। ड्रोन युद्ध की एक नई परिभाषा हो चुका है, पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हमने ज्यादा लड़ाई ड्रोन से की है, कमरे में बैठकर लड़ाई शुरू हो चुकी है। पहले जो सैनिक आमने सामने लड़ते थे ना आक्रमण वाले, अब कहानी खत्म होने वाली है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पावर होगी दुनिया के पास, देशों के पास, वो देश उतने ही पावरफुल होंगे। 2012 में हमने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन व्हाइट वाश, और सियाचिन की ग्लेशियर के पास, और उसमें हमने भारत का पहला डायरेक्ट एनर्जी वेपन इस्तेमाल किया, काली 1000, और हमने काली 1000 का परीक्षण किया, जिसमें 60 सेकंड में 40 गीगावाट की एनर्जी उत्पन्न हुई। इतना तेज ऊर्जा उत्पन्न हुई कि बर्फीला तूफान आ गया उस इलाके में, और पाकिस्तान के 32 सैनिक दब के मर गए, क्योंकि हमारा जो लोकेशन था ऊपर था, और हम ये जानते थे कि शायद गिरे, तो हमने उसी लोकेशन का चुनाव किया जिधर नुकसान उनको हो, और 32 के 32 वो मारे गए। पाकिस्तान हल्ला करता रहेगा, लेकिन हमने कहा मैं नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, और आज तक 2026 आ गया है, आज तक भारत स्वीकार नहीं करता कि हमारे पास काली नामक कोई डायरेक्ट एनर्जी वेपन है भी कि नहीं। हाँ हम कहते हैं काली है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि युद्ध के लिए, हम कहते हैं रिसर्च के लिए कि काली बना है, लेकिन काली को हम कहीं घुमाते नहीं है, वो प्रयोगशाला में है। तो दुनिया अगर, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहानी है, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आज के दौर में बहुत बड़े स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये जो ड्रोन है, ड्रोन सोचो कि इधर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें शुरुआत में क्या हुआ कि इन पाकिस्तानियों ने क्या किया कि 10-12 वो शादी वाले ड्रोन फेंक दिए हमारी तरफ, 1500 वाले, जो 1500-2000 ड्रोन नहीं आते विमान में 2 लाख फोटो खींचने वाले, अब वो आए इधर पंजाब साइड में। अच्छा उनको मारने के लिए हमने आकाश मिसाइल छोड़ी, भैया क्या मजाक चल रहा है। आकाश मिसाइल का रेट एक मिसाइल का करीब 30-40 करोड़ का आता है, 30-40 करोड़ रुपए बर्बाद करके हम मारे क्या, शादी वाला ड्रोन। तो अब ये तो बड़ा बदमाशी है। तो अब अगर ऐसा होना शुरू हो तो हमारी तो फिर वही हाल लंका लग जाएगी कि 15 रुपए ड्रोन मारने के लिए हम करोड़ों मिसाइल फूंक रहे हैं, क्योंकि उस मिसाइल को बनाया ही ऐसे गया है कि उसका काम ही है कि कोई भी अगर सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट आपकी रडार में आ रहा है तो आपको सेल्फ ऑपरेट होकर मारना पड़ेगा। तो अब यही हालात उनके साथ हो रही है, रूस के साथ। ये यूक्रेन क्या किया है, सस्ते सस्ते ड्रोन खरीद लिया जगह जगह से, मौका पाते पाते 30-30 ड्रोन भेज देता है रूस की तरफ। जब भेज देता है तो उसके जो एंटी पावर है, खासकर एंटी ड्रोन का कैपेसिटीज है, उनमें ना वो पावर नहीं थी, अब तो बना लिया उन्होंने वो पावर नहीं थी कि वो छोटे ड्रोन को कैसे मारे। तो हमने इसके चक्कर में बनाया भार्गवास्त्र, पहले से काम चल रहा था, हमने कहा यार रुको बताते हैं यार इतना पैसा कैसे हो सकता है। तो भार्गवास्त्र को हमने लगा दिया, 10-12 भार्गवास्त्र लगाए। उनका काम यही होता है कि वो 1500 ड्रोन को मारने के लिए मात्र 230 रुपए लगाएंगे। जैसा ड्रोन भाई, जैसी सामने की शत्रु की औकात वैसा मार। अब पता चला कोई आया है बाहर निकल, अब हम निकल रहे हैं तोप लेके, कहां गया है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जो जैसा आया है अब बेचारा हंसी लेके खड़ा है ना, अब हम क्या लेके निकले हैं, अब हमारे बटन धाएं। ऐसे शत्रु के लिए हम क्यों उसका इस्तेमाल करें, जैसी शत्रुताएं वैसी आवश्यकताएं। तो हमने भार्गवास्त्र इस्तेमाल किया, और भार्गवास्त्र का इस्तेमाल करके हमने एक साथ 60 ऑब्जेक्ट उड़ा दिए। यानी कि आजकल ना स्वार्म ड्रोन की कहानी चल रही है, झुंड बोलते हैं। ये एक साथ क्या करते हैं कि लगभग 100 ड्रोन एक साथ हमारी तरफ भेजेंगे। अब 100 ड्रोन आ रहा है हमारा जो आयरन ड्रोन सिस्टम, जैसे इजराइल का, वैसे हमारे पास भी है, जिसका नाम है आकाश तीर। अब आकाश तीर को हमने इतना प्रिसीजन बनाया है, इतना विशुद्ध तरीके बनाया है कि वो तुरंत समझ जाता है कि अच्छा 15-15 वाले हैं, रुको डिटेक्ट करेगा, अच्छा इसमें कोई भी ड्रोन महंगा नहीं है, तुरंत तो मैसेज डालेगा इसे भार्गवास्त्र को कि भार्गवास्त्र भैया एक्टिव हो जाओ, 100 ड्रोन आ रहे हैं, सब 1500 वाले हैं। अब उसकी मैसेज तुरंत आ गया, भार्गवास्त्र ने अब उसी लेवल की मिसाइल उड़ा दी 100 रुपए वाली, और जाके टुक 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 गिरा दी नीचे। इसका एक और तरीका है कि हम जो काली बनाए हैं या हमने जो दुर्गा बनाई है, नाम भी बड़े खतरनाक होते हैं काली, दुर्गा तीसरा हमारे पास त्रिनेत्र है, एकदम खोल के आंख मारते हैं है ना, आंख खुलेगा और पूरा भस्म। तो दुर्गा और काली की शक्तियां ऐसी हैं कि ये सॉफ्ट किलिंग करते हैं। दो तरह की लड़ाई होती है, एक होती है हार्ड किल, एक होता है सॉफ्ट किल। किसी को दूर से ही देख करके किसी और के माध्यम से मरवा दो, सॉफ्ट किल। खुद ही जाके उनको मारो, हार्ड किल। तो ये सॉफ्ट किलिंग है, ये कोई हमला नहीं करते, दूर से बैठे हैं। ये बहुत पावरफुल माइक्रोवेव छोड़ती हैं अचानक बहुत तेजी से, इतना पावरफुल माइक्रोवेव छोड़ेंगी कि वो जो सारे ड्रोन चलते कैसे हैं, माइक्रोवेव पे चलते हैं, उनका कंट्रोलिंग माइक्रो कहीं कोई और कर रहा है। तो हम जब पावरफुल माइक्रोवेव छोड़ेंगे तो सारे ड्रोन का सिग्नल टूट जाता है और वो बिल्कुल कटी पतंग की तरह नीचे धड़ धड़ गिर जाएंगे। तो ऐसे ड्रोन जो 2-4 रुपए के ड्रोन होते हैं,
उनके लिए हम मिसाइल क्यों छोड़ें? उनके लिए हम ऐसा ही तकनीकी विकसित करेंगे जिससे कि कम पैसे में अपना काम बन जाए। तो इसी का एक बड़ा वर्जन कॉपी था इजराइल के पास, जिसका नाम है आयरन डोम। इसी का और बड़ा वर्जन अमेरिका बना रहा है, गोल्डन डोम। वो गोल्डन डोम बनाने की प्लानिंग में है कि पूरा अमेरिका कवर कर लेंगे। और ऐसा ही टेक्नोलॉजी विकसित करने का प्रयास किया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने, आज से नहीं, आज से कई दशक पहले, जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई। उन्होंने ये प्लान किया था कि 1980 के दशक में हम भारत को पूरी तरह से फुल्ली डोम प्रोटेक्टेड करेंगे। तो अगर ऐसा होता तो भारत आज न जाने कहां पे होता। तो अमेरिका आज जाके सोच रहा है। अब सोचो कि भारत का जो आकाश तीर है वर्ल्ड का वेस्ट प्रिसीजिंग आयरन डोम है, यानी कि हमारा इजराइल से भी ज्यादा पावरफुल है। और मजे की बात, वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक और पूरी तरह से स्वदेशी है, हमने किसी से कोई मदद नहीं ली है। रक्षा ना बहुत संवेदनशील मामला है, इसमें किसी से कुछ खरीद के भी लाओ तो उससे पूछना पड़ता है, भैया हेलो, हाँ तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बंदूक लगाएं कि ना लगाएं। इस तरह के समझौते होते हैं। जैसे राफेल के दो समझौते होते हैं, एक कि राफेल हम लाएंगे, हम ही उसको उड़ाएंगे और हम ही उसको बनाएंगे। लेकिन एक और समझौता है कि राफेल उड़ाओगे तो आप, लेकिन उसमें एक नट बोल्ट आप छू नहीं सकते हो, यदि बनाना होगा तो हमारा आदमी आएगा। अब जब सोचो कि युद्ध के दौरान 3 नट ढीले हो गए, फोन कर रहे हैं कि भैया फ्रांस भैया यार 3 नट निकल गया है मालिक, तो इससे गलती हो गई है क्या हो गया, ट्रेन ठुक गई है। तो अब अगर ये फोन करना पड़े तो ऐसी स्थिति में हमें प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि इंडिजिनियस पावर बनानी है, यानी कि स्वदेशी क्षमता। हम लोग केवल एक ही मामले में बहुत गरीब हैं, वो है फाइटर जेट। हमारे पास पावरफुल फाइटर जेट नहीं है। रही सही कसर थोड़ी और स्थिति गरीब हुई जब इस बार एयर शो में हमारा तेजस नीचे गिरा, तो वो थोड़ा नुकसान कर गया। एक और बड़ा क्वेश्चन आया, देखो कैसे रिपीट हुआ क्वेश्चन, कि चर्चा करें कि मंगलयान और चंद्रयान से कथन महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। और देखो तो हमने आपको सिलेबस ही पढ़ा है ना, अंतरिक्ष मिशन, तो ये बिल्कुल सिलेबस पे भेज रहे हैं, आगे कहीं भाग नहीं रहे हैं। इसका उल्लेख करें कि अंतरिक्ष मिशन कृषि में, आपदा प्रबंधन में और शहरी नियोजन क्षेत्रों में कैसे सहायक है। शहरी नियोजन क्षेत्रों में कैसे सहायक है। दूसरा बड़ा आसान क्वेश्चन आया कि वाईफाई से आप क्या समझते हैं। उल्लेख करें कि भारत की इकोनॉमी, बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा में वाईफाई का विकास कैसे हो रहा है, या वाईफाई कैसे मदद कर रही है। तो इसको भी बहुत बेसिक तरीके से लिखा जा सकता था। रोज हल्ला करते हैं हमारा 1 GB डाटा खत्म हो गया, अगर वाईफाई लगवा लो ऐसा हल्ला नहीं होगा और हायर एजुकेशन और शानदार बढ़ेगी। क्या बेटा? हाँ बट गांव में ना वो अनलिमिटेड नहीं है। नहीं, गांव में जाओगे ना तो वो लिमिट वाला हो जाता है। रिमोट लोकेशन पे 4G में कन्वर्ट हो जाता है वो उसके लिए आपको छत पर जाना होगा 2-3 तल ऊपर। दूसरा, स्टारलिंक की भूमिका भी भारत में बढ़ रही है आने वाले 2-3 महीनों में। स्टारलिंक बट बहुत महंगा है, 8,000 रुपए पर मंथ बता रहे हैं उसका प्राइस। अब 8,000 रुपए पर मंथ देकर के वाईफाई तो सही कोई कौन चलाएगा, इतनी तनख्वाह ही है टोटल। भारत अभी ना उतना मजबूत देश नहीं है इकोनॉमी के रूप में। वो ठीक बात है, हम दुनिया की 3-4 नंबर की इकोनॉमी है, बट जेब में उतने पैसे ना है, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लूज है। भारत के गांव के अधिकांश डीटीएच के एंटीनों में जंग लगा हुआ है, देखा आपने, क्योंकि बहुत साल पहले लगवा लिए थे किसी ने, दोबारा चेंज करने में पैसा लगता है। हमारे बाबा की साइकिल आज भी जिसको हम चलाते हैं, उसको हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो भारतीय ना यंत्रों से बहुत प्यार करते हैं। हमारे पास एक लैपटॉप है जो 19 साल पुराना है, सोचो, यानी कि जब लैपटॉप आया था भारत में तब का है वो, आज भी संचालित है। उससे हमें प्यार है क्योंकि ये पहला लैपटॉप था किसी ने दिलाया उसको घर वालों ने। तो भारतीय ना अपने ई कचरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना, हम ई कचरा लवर हैं। हमारे पास ना 2-3 मोबाइल कमरे पड़ी है, वो हमने चेंज की, किसी को दिया नहीं। जब मन करता चार्ज उसको चार्ज करके फिर चलाते हैं वाईफाई से जोड़ के। नोकिया तो कहीं गायब हो गई, किसी किसी घर में होगी जरूर। हाँ, एक आंकड़ा है कि भारत में अगर घर से ई कचरा निकाले जाए तो पहाड़ खड़ा हो सकता है, भरा पड़ा हुआ है ना। वो एक गाना वाला नहीं, कच्चा बादाम वाला फेमस हुआ था, मोबाइल से कच्चा बादाम ले लो, एक गाना गाया था ना वो कोई आदमी। आजकल तो सोशल मीडिया नया नया, देखो जब से हम आपसे पढ़ा के दूर होते कितने सारे ट्रेंडिंग है, वो ले बेटा वाला आ गया बीच में हो ना, या वो क्या नाम था धूम वाला, दिल ना दिया दिल ना लिया तो सोचो क्या किया, क्रीज का गाना, ये सब आते रहते हैं मार्केट में। सोशल मीडिया ऐसी किसी न किसी को ट्रेंड में लाती रहती है। हाँ हाँ, कहीं किसी क्लास का था वो, क्या आपने नीचे लिख दिया, सबका हो गया। तो इन सवालों को पढ़ने के बाद आपके अंदर दो तरह के स्थिति बन गई। एक सवाल आपका कुछ ऐसा दिखा होगा जो लग रहा है कि हाँ ये तो हमारे आसपास की चीजें हैं। एक प्रश्न ऐसा दिखा कि आपको लग रहा है कि इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। पर अगर अमूल चूल अगर इसका उत्तर देखें तो ये अंदर में उत्तर आ रहा है कि बहुत कठिन तो नहीं है, काम बन सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा जादूगर भरा चीज नहीं पूछा गया। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग अपने मुख्य धारा में प्रवेश कर रहे हैं, और वो है कि रोल ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे लिखिएगा, निबंध में विज्ञान और तकनीकी। ये बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, 100 नंबर देता है विज्ञान तकनीकी किसमें, निबंध में। तो जब आपके साथ धर्मेंद्र सर निबंध के लिए डील कर रहे होंगे तब तक हम आपको लगभग चीजें बता रहे होंगे। देखिएगा, निबंध में विज्ञान और तकनीकी की भूमिका। तो आपको निबंध 3 पूछे जाते हैं, और ये बीपीएससी का एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत आवश्यक था इसे आना। 100 नंबर के 3 सेक्टर होते हैं, और तीनों को आपको लिखना होता है ऑन एवरेज 700 से 800 शब्द। तो लगभग 8 तरीके 24 2500 शब्द के आसपास आपको निबंध निकालना होगा, जिनमें से एक निबंध विज्ञान और तकनीकी का होता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कनेक्टेड होगा। और खास करके ऐसे महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दों के निबंध होते हैं जो साल भर की खबरें होती हैं। तो साल भर का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा होता है उसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट आ सकता है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि चंद्रयान के बारे में निबंध आ गया। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष क्षमता का बढ़ता कदम
तो अगर ऐसा आ गया तो पूरा लिखना पड़ेगा। इंडियन स्पेस, ओडेसी या भारतीय अंतरिक्ष की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक की सारी बातें पूछेगा। तो इस हिसाब से कर सकते हैं निबंध में कि भारतीय रक्षा तकनीकी का विकास, या कुछ और मुद्दों की तरफ चलें तो एआई व समाज से जुड़ा हुआ, कि समाज पर एआई का क्या प्रभाव आएगा, सकारात्मक अथवा नकारात्मक। बहुत बेसिक बेसिक बातें जो आप खबरों में पढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ें, पूछ सकते हैं कि सरोगेसी व अन्य प्रजनन तकनीकी, इस पर जुड़े हुए निबंध, या रोबोट आधुनिक युग का साथी, इससे जुड़े हुए कोई निबंध, या नैनो तकनीकी और बदलती दुनिया हुआ, बदलती दुनिया, नैनो तकनीकी व बदलती हुई दुनिया। इस तरह के ज्वलंत मुद्दों से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन्हें जब हम अपने साइंस एंड टेक के नोट्स में बेसिक्स पढ़े रहेंगे, इनकी डिटेलिंग हमें पता होगी, तो निबंध के फॉर्मेट करने में हमें आसानी होती है। क्योंकि आपको निबंध वाले सर ये बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे कि एआई क्या होता है, वो सीधे एआई बताना शुरू कर देंगे, समाज पर क्या है, किस स्तर पर पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। तो जब हम साइंस एंड टेक में एआई पूरी तरह समझ रहे हैं, उसके लाभ और हानि समझ रहे हैं, उसका फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशन समझ रहे हैं, तो हम ऐसे स्तर पर निबंध को बहुत शानदार तरीके से जज कर सकते हैं। नहीं तो हम ऊपर ऊपर बात करेंगे। तो लगभग इस तरह के ज्वलंत मुद्दे, इसके अलावा भी आपको सर टॉपिक देंगे, अभी तो हम आपको तरीका बताएंगे, इस तरह के टॉपिक उठाए जा सकते हैं। तो एक तो 72 नंबर की कहानी उधर, और दूसरा 100 नंबर में एक मजबूत सहायता। हालांकि इसके लिए आपको निबंध के दांव पे सीखने पड़ेंगे, जो कि आपको सर समझाएंगे, बट ध्यान देना कि बेसिक्स उठाना पड़ेगा। क्या आपने इसे नोट किया? अब हम प्रवेश कर रहे हैं वास्तविक पाठ्यक्रम में। तो लिखिएगा वास्तव, देखो, अच्छा अच्छा, नोट करो, नोट करो, जल्दी नोट करो। ये मतलब केवल आइडिया है कि ऐसा हो सकता है, ये हो नहीं, इस तरह के आ नहीं सकते, मे भी कोई और है, बट एक मन में फिट करो कि कैसे साइंस टेक आपको यहां भी मजबूती दे रहा है। भारतीय रक्षा तकनीकी का विकास पूछ सकता है कि मिसाइल कैसे चलनी है, बट ध्यान देना कि साल भर से जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं वही उठाता है। क्या सबका हो गया? ठीक। जैसे अब इधर देखना, ऐसे में क्वेश्चन आया हुआ है कि देश के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी, अभी क्वेश्चन है देश के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी। अब अगर ये एक टॉपिक है जिसको लिख करके हमें 100 नंबर मिल रहा है, इसको आप तभी जज कर पाओगे जब सही तरीके से आप साइंस एंड टेक का नॉलेज रखेंगे। अब ये क्वेश्चन मुख्य तौर पर 17वीं एग्जाम का है, ऐसे ही आपको एक 71वीं में, ऐसे ही आपको एक 72वीं में मिल जाएगा। और ये जैसे इनमें से एक लिखना है कि समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता, पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक, भूमि संरक्षण और जैविक खेती। लेकिन जब होता क्या है ना कि जिसको आप बहुत पढ़े होते हैं, देखो इस बच्चे ने भी किसको राउंड किया हुआ है, उसी साइंस टेक को। क्योंकि जब आप किसी चीज को ना बहुत बेसिक से जानते हो, उसके बारे में सीधा लिख सकते हो दूर तक, तो आप वही टॉपिक उठाते हैं जो महत्वपूर्ण लगता है आपको। तो इस तरह से आपको मिल सकते हैं। खैर, और 100 नंबर मिल रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब लिखिएगा विज्ञान और तकनीकी का विस्तृत पाठ्यक्रम, लिखिएगा विज्ञान और तकनीकी का विस्तृत पाठ्यक्रम, विज्ञान और तकनीकी का विस्तृत पाठ्यक्रम। तो ये तो दिख नहीं रहा है, हमने बगल में लिख दिया, वही देखो, बाकी सारा मत देखो। नैनो तकनीकी और बदलती हुई दुनिया। तो लिखिए पहला टॉपिक ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। पहला पाठ्यक्रम है ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ऊर्जा तकनीकी और नाभिकीय ऊर्जा, ऊर्जा तकनीकी और नाभिकीय ऊर्जा। मैं एक करके बोल रहा हूं कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है, उसको नोट करते चलना। देखिए पहला, सौर ऊर्जा, लाभ और उसका भविष्य। नंबर लिया, सौर ऊर्जा, लाभ और उसका भविष्य। बहुत बड़ा फ्यूचरिस्टिक ये एक सिस्टम है सौर ऊर्जा, जो आगामी कब तक रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। नेक्स्ट लिखिएगा पवन ऊर्जा और भारत में भविष्य, पवन ऊर्जा और भारत में इसका भविष्य क्या है। इस तरह के टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। प्रीलिम्स में आपने नाभिकीय ऊर्जा पढ़ी हुई है। नेक्स्ट लिखिएगा नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। आपने ये भी देखा है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के 3 चरण याद है, तो वो आपसे यहां भी पूछा जाएगा। भारत में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के चरण, भारत में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के चरण, भारत में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के चरण, और नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लाभ और हानि, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लाभ और हानि, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लाभ और हानि, लाभ और हानि। एक और है नाभिकीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की अभी तक की उपलब्धियां क्या है और भविष्य की चुनौतियां क्या है। नाभिकीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां और भविष्य की चुनौतियां, नाभिकीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां और भविष्य की चुनौतियां, नाभिकीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां और भविष्य की चुनौतियां, भविष्य की चुनौतियां। एक और है कि भारत को परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है, भारत को परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है, भारत को परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है। और लास्ट में है नाभिकीय अपशिष्ट प्रबंधन और नाभिकीय समझौते, नाभिकीय अपशिष्ट प्रबंधन और नाभिकीय समझौते, नाभिकीय अपशिष्ट प्रबंधन और नाभिकीय समझौते। तो इसको हमने इस स्तर पर बांटा है आपके ब्रेन को डेवलप करने के लिए कि जब हम एनएलपी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो हमारे पढ़ने के तरीके कुछ इस रूप में होंगे कि हमारा सोचने का तरीका है। अब देखो कि यहाँ देखो कि हमने नाभिकीय ऊर्जा सीखा, फिर देखा कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा कैसे बन रही है, फिर देखा कि इसके लाभ और हानि क्या है, फिर देखा कि भारत में अभी तक क्या हुआ और क्या आगे होगा, तो उसमें क्या चुनौतियां आएंगी, फिर देखा गया कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और फिर आया कि नाभिकीय ऊर्जा से जो कचरे बनते हैं वो कैसे होंगे, उनको निपटान, और विभिन्न देशों से हम कैसे समझौता कर रहे हैं, वो सारी पॉइंट हमें समझने हैं। इनका फ्यूचर है खास करके 3 का, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। 67 नंबर की बीपीएससी तक ये टॉपिक राज करता था। उस दौरान तक यहां से एक सवाल हर साल आते थे, आपको किताब मिली होगी क्वेश्चंस की, प्रीवियस के, हाँ मिली, तो उसमें जब आप जाना तो एनर्जी टॉपिक सर्च करना, तो आपको दिखेगा कि 67 तक दबा के हर साल क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन नहीं आए, यानी कि इस समय इस टॉपिक को ट्रेंड से बाहर किया गया है। आजकल इसको रिप्लेस कर लिया है नैनो टेक्नोलॉजी ने, लेकिन फ्यूचर हो सकता है आगे वाले जो टॉपिक हैं वो बायोटेक के आने वाले हैं, तो ऐसे ही वो आता रहता है। नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी। देखिए अगला सिलेबस दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे नैनो तकनीकी, नैनो तकनीकी, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो तकनीकी, नैनो टेक्नोलॉजी।
एकदम अच्छा सा नोट्स बनाना जिससे कि अगले साल भी काम आ जाए। हम इस रूप में ही पढ़ा रहे हैं। अब आपको केवल रैंकर करना होगा, है ना? कोई प्लीज किसी क्लास में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आराम से रैंकर में आना, नोट्स लेके आना, जितने भी अपडेट होंगे हम करा लेंगे। तो आपको यहाँ सीखना होगा नैनो तकनीकी के अनुप्रयोग, खास करके 3 जगह, ऊर्जा, कृषि और चिकित्सा में। अभी तक यही पूछा गया है, इसके बाहर वो जाते नहीं है कभी भी, ना तो यूपीएससी वाले ना ही बीपीएससी वाले। नैनो तकनीकी के अनुप्रयोग एनर्जी के सेक्टर में क्या हो रहा है, कृषि में क्या हो रहा है, चिकित्सा में। और ज्यादातर अभी बीपीएससी ने 3 बार सवाल किए, तीनों बार वो चिकित्सा उठाया। ग्रेफीन और कार्बन नैनोट्यूब आदि के बारे में पूछे जाने के चांस है। ग्रेफीन, कार्बन नैनोट्यूब, ग्रेफीन और कार्बन नैनोट्यूब। एक दिन मैं दिल्ली में था, तो मैं अपनी पत्नी के साथ गया था कॉस्मेटिक्स की दुकान पर, तो उनको लेना था लिपस्टिक। अब आप सोचिए कि 28,000 की थी। वो ग्रेफीन की लिपस्टिक थी। एक बार लगाने पर बता रहे थे कि 18-19 दिन लगी रहेगी, मिटती ही नहीं है। दूसरा, ग्रेफीन बेस्ड उसके पास इतने कॉस्मेटिक्स इक्विपमेंट्स थे कि वहां पर मैं जब घर आके देखा, सर्च किया, तो ग्रेफीन की आजकल वो आने लगी हैं फेस क्रीम। वो आपके जो झुर्रियां हैं, खासकर रिंकल्स हैं, उनको ठीक करने की क्षमता रखती है कि अगर आप चेहरे पर रिंकल्स आया है और आप ज्यादा नहीं 2-3 बार लगाई, तो वो आगामी 6-7 महीने तक झुर्रियां गायब कर देंगी। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर मान लो साल भर की शादी सेट करनी है, तो अक्टूबर में अपना करवा लो एक बार मेकअप, नवंबर निकलेगा, दिसंबर भी निकल सकता है, हो सकता है फरवरी तक निकल जाए। रोज रोज होने से मुक्ति। इधर क्या है ना कि आजकल मेकअप बहुत अस्थायी होते हैं, एक शादी किए नहीं कि घर आए तो धोना पड़ेगा, अगली शादी के लिए फिर दोबारा पहनना पड़ रहा है, वही सेम प्रोसेसिंग, तो बहुत हेस्टिक शेड्यूल होता है ये। तो एक बड़ा बदलाव देखा होगा आप, आजकल एक ऐड आता है कि ग्रेफीन आधारित पेंट, घर को पेंट करने के लिए, वो कहता है चले सालों साल, है ना, हवा तूफान मिट्टी कुछ भी नहीं करेगा इसका, परेशान ऐसा लौट जाता आके। तो ग्रेफीन एक ऐसा मटेरियल आजकल आ गया है जो वाकई में जादूगर है, मतलब इतनी पावर है कि बाल देख रहे हैं, बाल से करीब 10 लाख गुना पतला है ये, और इलेक्ट्रिसिटी इसकी चांदी से कई गुना पावरफुल है। तो ये नैनो में ही संभव है, जो हमारे आसपास चीजें आसान कर रहा है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार तकनीकी। इसे लिखिएगा, सूचना संचार तकनीकी, सूचना और संचार तकनीकी। ये बातें सुनकर लगता है जीवन में पैसा कमाना बहुत जरूरी है। हाँ लेकिन मैं लिया नहीं ना, पागला कहीं लेंगे इसको। अरे, तो पहला जो टॉपिक है महत्वपूर्ण वो है 5G और 6G भारत में विकास, लाभ और चुनौती। 5G और 6G भारत में विकास, लाभ और चुनौती, अत्यंत ज्वलंतशील टॉपिक है आज भी। अभी देखो तो डीएसओ का पेपर हुआ था, उसमें सेम ही क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है सूचना संचार तकनीकी और ग्रामीण भारत का विकास। यही तो आया था उसमें अभी जस्ट निबंध में, जो निबंध पूछा है ना, भारत के विकास, तो भारत तो ग्रामीण भारत है ना, तो उसके विकास में सूचना और संचार तकनीकी। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, महत्व और चुनौती। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, महत्व और चुनौती, और यहीं पे एक और लिख देना, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन। 8,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दे दिए इस पर। इसका मतलब है कुछ काम की चीज है ये, क्योंकि भारत सरकार 8,000 करोड़ रुपए यूं ही ना देगी। वो पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होते थे ना, तो उसमें सोचो कि कितने 3 साल में भारत सरकार को फाइन फाइन के तौर पर 2,500 करोड़ रुपए मिले हैं। मतलब इतने आलसी लोग भी धरती पर पाए जाते हैं जो आधार कार्ड और पैन कार्ड समय रहते लिंक नहीं कराए, बाद में जब कराने गए तो 1,000 रुपए की फाइन थी। वो फाइन दिए जिसके आधार पर भारत सरकार को 3 सालों में लगभग 2,500 करोड़ रुपए के लाभ प्राप्त हुए हैं। तो मुझे लगता है उसका इस्तेमाल करके घोषणा बना देनी चाहिए, अब जो भी करें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एआई, लाभ और हानि। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, लाभ और हानि। इस समस्या से दुनिया बहुत पीड़ित हो चुकी है। डीप फेक के दुष्परिणाम भयंकर आ रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तक को कहना पड़ गया कि इससे बचो। किसी कहीं भी कुछ भी लगा दे रहा है। खान सर की शादी में ऐसा डीप फेक किया है ना डांस करा दिया खान सर से, और हमारी अपनी कहीं, अरे भैया काहे डांस कर रहे हैं, और मार भी करवा रहा था। तो हमें हमें कहीं ये कब किया खान सर, अम्मा ये एआई है, डीप फेक से बना हुआ है। तो अब ये दुनिया ना 2 स्तर पर जा रही है। असली भी होता है तब भी लगता है कई बार एआई है, और उसी पे खेल जाता है आदमी कि मैं नहीं हूँ, एआई है। एआई इतना बड़ा नहीं हो चुका है कि रियलिस्टिक कर दे, वो अपने आप से एहसास हो जाता है कि ये एआई है। एक गीतकार हैं भारत के, जावेद अख्तर जी, है ना, वो तो अभी उन्होंने वो किया था, डिबेट किया था ना ईश्वर के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी धर्म को, ईश्वर को तो अल्लाह को किसी को मैं नहीं मानता। तो बाद में किसी ने डीप फेक बना दिया, टोपी भी पहना दिया उनको, और हरे हरे गमछे लगा दिए, उसके बाद एक ताबीज पहना दी, और उसके बाद इतना वायरल किया कि उन्हें उसका विवाद हो गया कि इसको हम कोर्ट जाएंगे कि ये तरीका अच्छा नहीं है। तो किसी को डिफेम करना है, खास करके बहुत पब्लिक हस्ती, तो उसे डिफेम करने के लिए डीप फेक का बेवजह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि भोली भाली जनता कई बार ना महसूस कर लेती है कि अच्छा ऐसा है क्या भाई, अब हम ही को कोई डीप फेक बना के डांस करवा दे, वो वीडियो डाल दे, तो लोग कहेंगे ये मास्टर डांस तो नहीं कर सकता, मूलतः इसकी प्रवृत्ति से ये बाहर की चीज है, इसके लिए कल से मिलना होगा। मेरे बस की बात वो शायद नहीं है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर केबल और डिजिटल इंडिया मिशन। हो गया सबका, 3D प्रिंटिंग और साइबर अटैक और साइबर सुरक्षा। देखो ये ना इतना देख करके थोड़ा महसूस की जाती क्लास में कि हमें फ्यूचर में क्या क्या पढ़ना है, किस लंबी रेस में यात्रा करनी है। एक और है बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी। क्या हुआ, अच्छा बैक, फर्स्ट क्लास ही तो सिलेबस खत्म करा देगी आज, लग रहा है आज ही पढ़ाऊंगा, आज सिलेबस खत्म। आज ही क्लास इतनी महत्वपूर्ण होती है पहली कि आप फील करके जाते हो कि साइंस टेक जैसा कुछ है जीवन में। बहुत से लोग नए नए नाम सुनकर पहली बार यार ये अरे भाई, एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग। हो गया भाई, बढ़े, बस बस हो गया। लिखिएगा जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी। जैव तकनीकी का सामान्य परिचय और अनुप्रयोग, ये गारंटेड है कि 72 में आ रहा है। अगर इस बार नहीं आया तो अगली बार पकाएगा, और चांस है किसी बार आ जाए तो अगली बार में रिपीट मार जाए। जैव तकनीकी सामान्य परिचय और उसका अनुप्रयोग, और खास करके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ, कृषि और किसान के लाभ के लिए, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए और पर्यावरण के लिए। ये 4 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें वो पूछ सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या रोल निभा रही है।
अब किसी ने मुझसे एक सवाल करेंगे, सर जब एआई इतना बदमाश है तो इस पर बैन क्यों नहीं लगा देते? नहीं, उसका फायदा भी है, उसके फायदे भी हैं। दूसरा है क्या ना कि ये इन सबका जनक कौन है? अमेरिका। अब आप सोचिए कि डार्क नेट और डार्क वेब, ये सब चीजें इतनी जहर चीजें आ गई हैं मार्केट में कि डार्क वेब पर सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो जो है वो है कि किसी महिला को उबालते हुए देखा गया, फीमेल को। दूसरा जो वीडियो है वो है कि बैठ करके गोली लगा रहे हैं, किसी आंख काट के दिखाओ जिंदा, आंख फाड़ के बाहर निकाल के दिखाओ। और ये रीजन क्यों है ऐसा? एंटरटेनमेंट है ये, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम एंटरटेनमेंट। यानी कि दुनिया राक्षसों से भरी है। एप्स्टीन फाइल देख रहे हो कि क्या क्या हो रहा है? दुनिया जहर है। जितनी गांधी जी ने जो बात कही थी ना कि व्यक्ति अध्ययन के आधार पर स्वार्थी होता जा रहा है, कि वो जितना विद्वान होगा, जितना वो पैसे वाला होगा, उतना स्वार्थी हो जाएगा। तो डार्कनेट इंटरनेट की वो स्याह काली दुनिया है जहां पर बहुत सारे अवैध कार्य हो रहे हैं। तो अब सोचो कि डार्कनेट बंद कर दें, कौन करेगा? अमेरिका कर सकता है। वो क्यों करेगा? दुनिया में हथियार सप्लाई वही करता है। तो सारे अवैध काम होगा तभी तो उसको मजा आएगा, कोई दुनिया को उथल पुथल बना के रखेगा। तो अमेरिका का अंतिम उद्देश्य क्या है? लड़ाते रहना। हाँ, अगर विश्व की इकोनॉमी अगर वो अस्थिर नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास जो रेयर अर्थ मेटल है ही नहीं, रेयर अर्थ मेटल सारा चाइना के पास है, इसी के लिए वो परेशान चल रहा है, ग्रीनलैंड हमें दे दो। वो ग्रीनलैंड लेके रहेगा, देना क्या है ही उसका, कौन क्या बोला? क्योंकि अगर रेयर अर्थ मेटल नहीं पाएंगे तो अमेरिका अमेरिका रहना जाएगा, फिर हमें कहना पड़ेगा तू क्या कहता था। तो कि अमेरिका क्या कहता था बोलना पड़ेगा। इसलिए वो चाह रहा है कि चीजें हमारी सही रहें। विभिन्न जनन तकनीकों में सरोगेसी, जैव तकनीकी का समाज को लाभ क्या मिल रहा है, जैव तकनीकी और कोविड-19, जैव ईंधन का भविष्य, स्टेम सेल। देखो ये क्वेश्चन आया था डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पिछले साल। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और क्लोन, एचजीपी मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या एचजीपी। सबका हो गया भाई? पीछे नोट हुआ? हाँ जल्दी करिए। तो अब इस टॉपिक का जो मूल है वो यही है, इतना। किसी भी टेक्नोलॉजी का मेन हमें क्या सीखना है? अनुप्रयोग। ये तकनीकी देखा ना, व्यवहारिक और अनुप्रयोगात्मक जो पूछा गया ना उसमें सिलेबस में, तो हर टेक्नोलॉजी को हमें इसी बेस पर रखना है, एक व्यवहारिक व्यक्तिगत जीवन का और दूसरा अनुप्रयोगात्मक, इसको हम कहां कहां यूज में ला रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट है स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष तकनीकी। स्पेस टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष तकनीकी, स्पेस टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष तकनीकी। इसमें देखो क्या क्या देख रहे हैं। सबसे फेमस और मेन है अंतरिक्ष का मिशन। उसका क्यों भेजे, इसका लाभ क्या है, और मिशन भेजने में क्या प्रॉब्लम्स आई। अब इसमें से फेमस मिशन है चंद्रयान 1 2 3 4, आदित्य, यल1, पीएसएलवी, जीएसएलवी, एलबीएम, लॉन्चिंग व्हीकल, गगनयान और व्योममित्र, शुक्रयान, समुद्रयान। अंतरिक्ष तकनीकी और सामाजिक आर्थिक लाभ, अंतरिक्ष कचरा, अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी क्षेत्र का प्रवेश, और इन स्पेस, भारतीय नौवहन क्षमता, क्रायोजेनिक तकनीकी और सुदूर संवेदी उपग्रह। ये ऐसे हॉट टॉपिक हैं। ये यूपीएससी में बिल्कुल सेम यूपीएससी में काम आएगा, कोई अंतर नहीं। बीपीएससी का साइंस टेक एकदम यूपीएससी का साइंस टेक है, उससे ज्यादा ही। हाँ लास्ट में क्लोन था, क्लोन उसमें बायोटेक में लिखा था ना आपने। अभी तक ना क्लोन से बीपीएससी ने एक बार सवाल किया, बाकी तो नहीं किया। एक बात ध्यान रखना, जो आप लिख रहे हो सवाल यहीं से आएगा, अलग से नहीं आएगा। ये प्रिलिम्स नहीं है कि कहीं से भी आ जाए, इसी की रेंज में रहेगा, बाहर से नहीं जाएगा। हाँ सिलेबस बीपीएससी का ज्यादा ना, बिहार टेक्नोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है। बिहार में टेक्नोलॉजी ज्यादा है भी नहीं ना, तो थोड़ा आसान मिल जाता है ना, बहुत लिमिटेड स्कोप है। दरअसल अब बिहार मिसाइल बनाएगा नहीं, सैटेलाइट बनाएगा नहीं, राज्य थोड़ी बनाता है काम। ये सब सेंटर के काम है ना, सेंट्रल एजेंसीज होती हैं। तो हम लोग खाली कृषि में इस्तेमाल करेंगे, आपदा प्रबंधन में करेंगे, ग्रामीण रोजगार में करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें करेंगे। अब कोई हम बिहार यान नहीं भेज सकते ना अपने आप से कि पटना यान भेज दें चंद्रयान की तुलना में। सर पाकिस्तान में भी स्पेस एजेंसी है, हाँ सुपारको, बट करती कुछ ना है, खाली एक बोर्ड लगा टांग के वहीं सोते हैं बैठ के। सर आप लिखवा भी रहे हैं क्या आज? नहीं बता रहे हैं, आज ही तो आप लिख रहे हो बहुत दिन बाद, है ना, हमारी लपेट में तो आज ही आए हो आप, कई दिन बाद। हमारे पास ना सिलेबस बहुत छोटे हैं। टॉपिक छोटे हैं, उसके अंदर बड़ी बड़ी बातें हैं। टॉपिक तो मात्र 8-9 हैं जिनको आपको पढ़ना है। सर पाकिस्तान स्पेस में वाटर खोज रहा था क्या? हाँ लेकिन सर गिर गया था ना जाके बंगाल में, अरब सागर में, वहीं से बोला वाटर बहुत है। वो उड़ाया था लेकिन वो चांद पे नहीं जाके अरब सागर में गिर गया। गिरा था सिग्नल से, मालिक बहुत पानी है, तो उसने खबर छा दी पाकिस्तान ने खोजा पानी, 3 दिन बाद गिरा था पानी के अंदर खुद ही। तो हाँ वहां से वो मैसेज आया, नासा ने बहुत मारा, बोला कि कान लाल कर दिया। दोबारा अगर जो है ऐसा नाटक किया ना बहुत मारेंगे। ठीक बन गया, ठीक है। इसके बाद लास्ट है, ये है वो टॉपिक जो बीपीएससी आयोग बताता नहीं है, चुप रहता है लेकिन सवाल करता है। जैसे अच्छा बैक करें, आपको लास्ट तक आइए। मिसलेनियस मतलब ऐसे टॉपिक जो अभी तक बताए तो नहीं बीपीएससी के द्वारा, लेकिन वहां से सवाल उठाते रहते हैं वो। उसका उसके पीछे का रीजन है, उन्होंने उत्तर दिया उसको, उन्होंने कहा कि मैंने तो ये भी कहा है कि भारत के विकास में विज्ञान और तकनीकी, तो कोई भी तकनीकी तो सब भारत का विकास करती है। हमने कहा बात तो सही है, तो बस काम करो। जैसे इस पर विवाद उठा कि आपने तो डिफेंस के बारे में कहा ही नहीं अपने सिलेबस में, तो आपको क्या लगता है कि मिसाइल भारत का विकास नहीं कर रही है? अभी एक मिसाइल ना बनाओ तो आक्रमण हो जाएगा, आक्रमण हो जाएगा, भारत का विकास रुक जाएगा। इसलिए मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे सिलेबस में है, हम कह नहीं रहे, बात की बात है। हो गया। अब लास्ट, लेकिन कॉमन से मिसलेनियस आ गया। लिखिएगा विविध टॉपिक, लिखिएगा विविध टॉपिक या विविध पाठ्यक्रम या मिसलेनियस। अब इसमें देखो एक बड़ा सादा सा टॉपिक है, ई कचरा, जेनेरिक दवाएं, बौद्धिक संपदा का अधिकार। अब सवाल आया था ना 68 में आया था कि बिहार में बौद्धिक संपदा कौन सी है और उसके संरक्षण के लिए बिहार सरकार क्या काम कर रही है। तो अब टॉपिक बन गया कि बिहार में बौद्धिक संपदा। भाई बिहार में बहुत बड़ी बौद्धिक संपदाएं भरी पड़ी हैं, इतने लेखक हैं, इतने साइंटिस्ट हैं। फूड फोर्टिफिकेशन, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसको मत लिखना, अभी मार्केट से बाहर हो चुका है। कोविड-19 एक आम बीमारी बन चुकी है।
और ये भी मत लिखना, कोविड के दौरान विज्ञान और तकनीकी का महत्व अब नहीं पूछेंगे वो। ये है महत्वपूर्ण भारतीय मिसाइल प्रणाली और वायु रक्षा प्रणाली, ड्रोन सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम, और न्यू इरा ऑफ डिफेंस जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, न्यू इरा ऑफ डिफेंस जिसे बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, न्यू इरा ऑफ डिफेंस जिसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो अगर आप देखेंगे तो कुल कितने चैप्टर हो रहे हैं, ज्यादा है नहीं, 6-7 हैं जिनको हम एक्सपैंड करके पढ़ेंगे। मूलतः 8 बनते हैं, और जो आपके जैसे मान लो कि हम अलग से बौद्धिक संपदा अधिकार पढ़ाएंगे तो चैप्टर बन जाएगा, अलग से डिफेंस पढ़ाएंगे तो वो चैप्टर बन जाता है। तो मूलतः 8 है अपने पास, जिन्हें हम लगभग आज की क्लास लेकर के 62 क्लास में संपन्न करेंगे, जो कि प्रति क्लास 1 घंटा 45 मिनट की होगी। अब इसी की अगर कोई क्लास ज्यादा हम बड़ी कर दिए तो घंटा क्लासेस कम हो जाएंगी, ऑन एवरेज यही है, और 2-4 आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि पिछला हम इतना ही पढ़ा के आए हैं वहाँ बोरिंग रोड पर। बस वहाँ पर 65 क्लास इसलिए हुई है कि वहाँ बाइलिंगुअल है, तो हमें दोनों भाषा बोलनी पड़ती है, हिंदी भी और अंग्रेजी भी। यहाँ एक ही लिंगुअल है, यानी कि मोनोलिंगुअल है, तो हिंदी में है, तो हिंदी में कक्षाएं थोड़ी फास्ट चलती हैं तो काम बन जाएगा। क्या लास्ट में आत्मनिर्भर भारत, न्यू इरा ऑफ डिफेंस, यानी कि हिंदी आत्मनिर्भर भारत लिखा है, यही तो डिफेंस का नया दौर या रक्षा का नया युग, रक्षा का नया युग, और जिसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि युग यही है कि हम खुद से काम कर रहे हैं। तो यह हमारा पूरा सिलेबस जिसे हमें आगे चल के पढ़ना है। कहां जा रहे हो, कहां चले, समय हो गया क्या, 5 मिनट और दो, जैसे कल मेन पॉइंट से शुरू करें ना। अब अगला सवाल है कि साइंस टेक्नोलॉजी बिहार में क्या करना है, हेडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन बिहार। एक क्वेश्चन गारंटेड है यहां से भी, बिहार में विज्ञान और तकनीकी कहां पर है। तो पहला हमें देखना है कि बिहार के कृषि विकास में विज्ञान और तकनीकी की भूमिका, कृषि विकास। दूसरा, बिहार के ग्रामीण विकास में, बिहार के ग्रामीण विकास में विज्ञान और तकनीकी। तीसरा, शिक्षा व स्वास्थ्य, शिक्षा व स्वास्थ्य में विज्ञान और तकनीकी। बिहार में आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में विज्ञान व तकनीकी। ई प्रशासन, एआई व क्लाउड की भूमिका, एआई व क्लाउड की भूमिका। अगर आप बिहार पटना की सड़कों पे घूमते होंगे तो बड़े बड़े बोर्ड लगे, होर्डिंग्स लगी हैं, बिहार में एआई है ना, तो सरकार एआई की तरफ जा रही है, और उस होर्डिंग में ये लिखा है कि हम अपनी ई प्रशासन क्षमताओं को एआई से जोड़ने वाले हैं। तो बिहार में साइंस एंड टेक की भूमिका इन्हीं सेक्टर्स में है, कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य, आपदा। जैसे ये क्वेश्चन इतनी बार आया है अभी तक कि बिहार में आपदा प्रबंधन के दौरान, आपदा प्रबंधन के पहले, आपदा के बाद प्रबंधन हेतु विज्ञान और तकनीकी की भूमिका कैसे कैसे रही, विस्तारपूर्वक समझाइए। अभी जस्ट आपने एक और देखा कि बिहार में कृषि विकास में इंडस्ट्रियल, अब इंडस्ट्रियल विकास में कौन सा विकास, कृषि, ग्रामीण, सब अपने आप में कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल विकास जब होगा तो अपने आप ग्रामीण विकास होना शुरू हो जाएगा। तो इस स्तर के बेसिक बेसिक बातें बिहार से पूछी जा सकती हैं। अगला और सवाल है कि हाउ इंटरलिंक द करंट अफेयर्स। इसको लिखना नहीं, बस सुनिए क्या करना है। एक तो आप जो करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं वहां से देखें। दूसरा, हम लोगों ने बार बार आपको हमने सलाह दी है द हिंदू या कोई हिंदी का न्यूज़पेपर, ये आप सेल्फ बेसिस पे करें, कर पाए तो, अदरवाइज क्या करें, अध्यापक पर निर्भर रहें। अब देखो, आमतौर पे आप इसका चुनाव करना ज्यादा सही समझेंगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जान लो, चूंकि आपको एग्जाम 72 देना है, इसलिए हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कि यहां पर पेज छोड़ दीजिए, पेज को हम फ्री करेंगे, कारण कि हमें ये बिल्कुल पता होता है कि किस विज्ञान और तकनीकी के टॉपिक में ये उम्मीद है कि इसको आगे चलकर में चेंज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी हमने जो लॉन्चिंग की है वो है PSLV C62, लेकिन मे भी आपके पास बात आते आते लॉन्चिंग 64 या 65 हो चुकी हो, तो जब हम उनकी नई लॉन्चिंग पढ़ रहे होंगे तो हमें ठीक बगल में कुछ पेजेस निकालने होंगे कि फ्यूचर में आपको इसको ऐड ऑन करना होगा। बस हमारी करंट अफेयर्स की कहानी इतनी ही है। जैसे मैं यार सुनो तो ठीक है यार, लगे कि बीपीएससी का मेंस पढ़ाया जा रहा है, आपको लगी है जल्दी जाके समोसा खाएं, हमें लगी हम पूरी बात बताएं, लगी दोनों की है, बस दिशाएं अलग अलग है। लगी आपको भी है, लगी हमको भी है, बस आपको जो लगी है हो सकता है असली वाली लगी हो लेकिन तब भी बैठे रहो बाद में चले जाना, इधर ध्यान दो। तो बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है, निर्भरता रखिए, हम जब नोट्स बनाएंगे तो अपडेट करते रहेंगे। एक और सवाल है, हाउ शुड बी अ मॉडल आंसर राइटिंग, कि मॉडल आंसर राइटिंग के लिए काम क्या करें। तो मेरी सलाह है कि अभी अपन को इस पे बहुत फोकस नहीं करना, नोट्स पर फोकस करिए, हमें फोकस ना कर लेना है, इसकी तुलना में प्री पर फोकस करना है। बाकी हम आपको बीच में प्रॉपर मॉडल आंसर और आंसर दोनों देते चलेंगे, तो आप पूरी तरह से नोट्स पर फोकस रहें, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। कुछ टिप्स हैं, टिप्स ये है कि नोट्स पूरी तरह से बनाना, किसी से उधार मत मांगना, और रोज क्लास करिएगा, बैकअप मत रखिए कि वो आ जाए। तो अब यहीं पर संपन्न हो गया, कल का टॉपिक नोट कर लो, अंतरिक्ष तकनीकी और अनुप्रयोग टॉपिक खोलो। तो पहला जो चैप्टर है कल से शुरू होगा। हर ये झोला में रख लीजिएगा, ये भाई बहुत पागल पागल आदमी बैठे हैं यहाँ कब ये झोला में दिए सब, लिखो हेडिंग, लिखिएगा नहीं लिखो भाई, कल नहीं लिखना, आज ही लिखना है, लिखिए हेडिंग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उसका अनुप्रयोग। एक ये हो गया। अब कल का जनरल साइंस का टॉपिक मैं दे रहा हूं कि क्या आपको रेडी करके आना है। कल का चैप्टर है रक्त परिसंचरण तंत्र, और आपको रेडी करना है कल में और परसों में, 2 दिन में। तो आप बगल में कहीं पेज होगा या अपना एक डायरी रखे होंगे, तो आपको कल में और परसों में, यानी कि कल तारीख है 10 और 11,
12 को हम उससे फुटकर सवाल करेंगे, ठीक है? कम से कम 2-3 सवाल ऐसे जो आपको आने चाहिए, फिर आगे हम टॉपिक देंगे। तो आज के इतना ही रहेगा, कल से शुरुआत करते हैं। थैंक यू।